Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 19th of January 2025. तो गाइज आज है तारीख 19 जनवरी 2025 और है संडे। आज का सेशन होने वाला है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। आज हम लोग 11 जनवरी से लेकर 19 जनवरी के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स न्यूज़ में रहे हैं उन सबको क्वेश्चन के फॉर्म में प्रैक्टिस करने वाले हैं, रिवाइज करने वाले हैं। तो एग्ज़ाम में जाने से पहले इस टेस्ट को ज़रूर से अटेम्प्ट करना, क्योंकि जो भी गलती होगी वो यहीं हो जाएगी, एग्जाम में नहीं होगी। क्योंकि इन क्वेश्चन को जो फ्रेम किया गया है ना, वो आपके एग्जाम के पैटर्न को देख के किया गया है। यूपीएससी के जैसे क्वेश्चन है उसी तरीके से फ्रेम किया गया है। और अच्छी बात यहाँ पर यह है, दो दो तीन तीन स्टेटमेंट्स देके हर एक चीज़ आप लोगों से पूछी गई है, तो इससे आपका पूरा का पूरा टॉपिक भी रिवाइज होता चलेगा। और आपका मेमोरी टेस्ट होने वाला है, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे रहने वाले हैं 50-60 क्वेश्चंस, ये सब क्वेश्चंस को लेकर डिस्कशन मैं बहुत डिटेल से कर चुका हूँ। पिछले कुछ दिनों से मैं ये क्वेश्चन नहीं दे पा रहा था, आपको याद भी होगा, वो सब मैंने आज के वीडियो में फ्रेम कर दिए हैं। तो यहाँ पे आप आज इसको ज़रूर से अटेम्प्ट कीजिएगा। इस वीडियो को देखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मैं फिर बोल रहा हूँ, जो गलती हो जाएगी वो यहीं हो जाएगी, एग्ज़ाम में नहीं होगी। तो इस हिसाब से यहाँ पर इस वीडियो को लेकर चलना है दोस्तों आप सभी लोगों को। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं। उससे पहले आपको बता दूं, ये जो रिवीजन करके सीरीज़ हमने शुरू की है, ये लास्ट संडे से शुरू की गई थी। और लास्ट संडे मैंने 1 जनवरी से लेकर लगभग 11 जनवरी तक के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हैं उनको कवर कर दिया था। 11 जनवरी को केवल पार्ट 1 अपलोड किया था, तो उसके जो पार्ट 2 आना था उस पार्ट 2 के क्वेश्चन भी यहाँ पे लगा दिए गए हैं। तो कहने का मतलब है 11 ऑफ जनवरी से लेकर 19 जनवरी तक के जितने भी करंट अफेयर हैं उनका टेस्ट हो रहा है आज आपका। जो भी लोग यहाँ पर बिगनर हैं, पहली बार चैनल पे जुड़े हैं, पहली बार वीडियो में आए हैं, उनको भी बहुत हेल्प होने वाली है। बस खाली चीज़ों को सुनते चलना। ये पीडीएफ आपको कहाँ से मिल सकता है पूरे टेस्ट का, इसकी जो आंसर कीज़ है वो भी लास्ट में एक साथ प्रोवाइड करवाइए। हर एक क्वेश्चन के नीचे आंसर भी आपको मिलेगा, तो हाथों हाथ आप सारी चीज़ों को जान पाएंगे। करना क्या है, बस खाली कमेंट सेक्शन ओपन करके बैठना। एक एक करके क्वेश्चन आपको बताता चलूँगा, समझाता चलूँगा, उसका आंसर भी हाथों हाथ में बताऊँगा। लेकिन करना क्या है, मेरे बताने से पहले दोस्तों यहाँ पे उसका आंसर आप सभी लोगों को लिखना होगा। ठीक है, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3 करके यहाँ पर अपना पूरा का पूरा स्ट्रक्चर तैयार कर लेना। और जैसे ही पता चल जाए कि मेरा ये वाला सही हुआ है, आगे टिक लगा देना, गलत हुआ है क्रॉस का साइन लगा देना। ज़रूरी है ऑनेस्टी के साथ में वर्क करना। जहाँ पे गलती हुई है उसको वापस से रिवाइज कर लेना शाम को। चीज़ें इसी तरीके से इंप्रूव हो सकती हैं, उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी और कोई रास्ता यहाँ पर है नहीं। ठीक है, चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। हमने सबसे पहले प्रवासी भारतीय दिवस रिसेंटली यहाँ पे डिटेल से पढ़ा है, याद होगा। इस दिवस को लेकर आपको 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं, बताना है तीनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो दोस्तों यहाँ पे पहला स्टेटमेंट बोलता है कि जो पहला इस प्रकार का दिवस का कन्वेंशन जो हुआ था वो साल 2003 न्यू दिल्ली में हुआ था। पहला स्टेटमेंट ये है, क्या ये सही बात है, न्यू दिल्ली में हुआ था ये कन्वेंशन। दूसरा स्टेटमेंट बोलता है कि जो 18वां एडिशन है प्रवासी भारतीय दिवस का, इसका मेन थीम क्या रखा गया था, डायस्पोरा कंट्रीब्यूशन टू द विकसित भारत। विकसित भारत में जो इंडियन डायस्पोरा है, यानी भारत के जो लोग हैं जो दुनिया भर में प्रेजेंट है, उनका योगदान विकसित भारत में कैसा है, क्या बेसिकली यहाँ पर इस थीम को रखा गया था। तीसरा स्टेटमेंट बोलता है कि ये जो पर्टिकुलर दिवस है इसको हम हर साल सेलिब्रेट करते हैं 9 जनवरी को। तो कहोगे आप तीनों के तीनों यार सही लग रहे हैं, तो आंसर मेरे हिसाब से तीनों सही होना चाहिए। चलिए चेक करते हैं। पहला स्टेटमेंट तो सही है कि हाँ, सबसे पहला इसका कन्वेंशन न्यू दिल्ली में हुआ। इवन अब की बार जो लेटेस्ट एडिशन है वो भी यहाँ पर भारत मंडपम में आपको न्यू दिल्ली में ही देखने को मिलेगा। तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। दूसरा, ये जो थीम रखा गया है इस 18वें प्रवासी भारतीय दिवस का, यह है डायस्पोरा का योगदान टू द विकसित भारत। हमारा टारगेट है 2047 तक भारत को एक डेवलप्ड कंट्री बनाना। उस डेवलप्ड कंट्री को बनाने के लिए जो हमारा इंडियन डायस्पोरा है, बेसिकली जो भारतीय है, आज भारत से बाहर प्रेजेंट हैं दुनिया भर के अंदर में, बहुत सारा रेमिटेंस कमा के दे रहे हैं और भी बहुत सारे कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। तो उनका एक बहुत बड़ा योगदान है हमें आगे बढ़ाने में। तो बेसिकली यहाँ पर उसी को ही डिनोट करने के लिए ही तो प्रवासी भारतीय दिवस को सेलिब्रेट करते हैं हम। तो जो सेकंड वाला स्टेटमेंट है वो भी यहाँ पर करेक्ट है। तो पहला सही है, दूसरा सही है। तीसरा भी आपको लग रहा होगा सही है, क्योंकि हर साल 9 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं, अभी भी 9 जनवरी को ही सेलिब्रेट किया था हमने। तो क्या ये सही है? ये दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिकी है आपका थर्ड स्टेटमेंट। क्यों? आपको याद होगा, हाँ, 2015 तक तो हमने इसको 9 जनवरी को ही सेलिब्रेट किया है, लेकिन 2015 के बाद हमने टाइम इसका चेंज कर दिया। क्या चेंज कर दिया? ये जो प्रवासी भारतीय दिवस है, ये इवेंट 2015 के बाद से बाई एनुअल इवेंट हो गया। कहने का मतलब है हर 2 साल में केवल एक बार सेलिब्रेट होता है।
तो हर 2 साल में एक बार सेलिब्रेट होता है, होता 9 जनवरी को ही है। तो यहाँ पे पूछा गया है, बोला गया है कि एनुअली हर साल सेलिब्रेट हो रहा है, नहीं भाई, ठीक है, बाई एनुअली हो रहा है, हर 2 साल में एक बार हो रहा है, जिसकी वजह से थर्ड वाला गलत है, बट फर्स्ट सेकंड यहाँ पर सही है। देख रहे हो, यहीं पे ऐसे घूम के क्वेश्चन आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो गया? ए, 1 एंड 2 ओनली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पर आपके सामने नजर आएगा और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मेंशन किया गया है कि बताइए कौन सा देश है जिसमें सबसे ज़्यादा भारतीय प्रेजेंट है, यानी कि इंडिया का जो सबसे बड़ा डायस्पोरा है वो कौन से देश में देखने को मिलेगा 2023 के हिसाब से? पहला सऊदी अरेबिया, दूसरा यूएई, तीसरा कनाडा या चौथा यूएसए। तो इसमें दोस्तों सबसे ज़्यादा नंबर 1 पर है यूएसए, क्योंकि यूएसए के अंदर में 54 लाख के आसपास यहाँ पर आपको इंडियंस देखने को मिलेंगे जो प्रेजेंट हैं। उसके बाद बाकी कंट्रीज आती हैं, चाहे वो यूएई हो, कनाडा हो, सऊदी अरेबिया हो, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा यूएसए टॉप पर है। तो क्योंकि मैंने आपको ये आर्टिकल पढ़ाया था, प्रवासी भारतीय दिवस, उसी दौरान पढ़ाया था, क्योंकि इंडियन डायस्पोरा का योगदान ही तो हम सेलिब्रेट करते हैं इस दिवस पे। तो सबसे बड़ा डायस्पोरा कहाँ पे है ये भी हाथों हाथ आपको पता होना चाहिए। तो यूएसए में दोस्तों सबसे बड़ा डायस्पोरा प्रेजेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला प्रश्न हमारे लिए, देखो आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है, ये आंसर आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब आपको और ज़्यादा मजा आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बात करता है हमारा होलंगपुर गिबोन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पे क्या बात हो रही है कि ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इसको लेकर दोस्तों आपको 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। बताइए कौन सा सही है। पहला, क्या ये नागालैंड में लोकेटेड है? क्या ये केवल इंडिया का एक ऐसी जगह है जहाँ पे केवल और केवल ये जो गिब्बो हैं इनकी प्रजाति केवल यहीं पे पाई जाती है? तीसरा, क्या ये सबसे बड़ी सेंचुरी है पूरे नॉर्थ ईस्ट इंडिया में? बताइए तीनों में से कितने सही हैं। चलिए पहला देखते हैं, क्या ये नागालैंड में है? गलत, पहला ही गलत है। क्यों? क्योंकि हुलो गिब्बो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दोस्तों नागालैंड में नहीं, असम में है। असम के अंदर जोरहट डिस्ट्रिक्ट में प्रेजेंट है, पता है। थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था, अभी थोड़े दिनों पहले हुलो गिब्बो के बारे में पढ़ाया था, वेस्टर्न हुलो गिब्बो, ईस्टर्न हुलो गिब्बो। याद आ रहा है नहीं आ रहा है? तो पहला स्टेटमेंट हो गया हमारा गलत। दूसरा, क्या ये वो जगह है जहाँ पे भारत की इकलौती इस प्रकार की गिब्बों की प्रजाति पाई जाती है? हाँ बिल्कुल ऐसा है दोस्तों, केवल इकलौती जगह है जहाँ पे इस प्रकार की एप की स्पीशी देखने को मिलती है। तो सेकंड सही है। तीसरा बोलता है ये सबसे बड़ी सेंचुरी है पूरे नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, ये गलत है। इससे बड़ी बड़ी सेंचुरीज भी यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट इंडिया में प्रेजेंट है, चाहे वो आपका यहाँ पर काजीरंगा नेशनल पार्क हो, चाहे वो नमदफा नेशनल पार्क हो, ये लार्जेस्ट सेंचुरीज आपको देखने को मिल जाती हैं। दैट इज़ वाई आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 ओनली इज द करेक्ट आंसर। ठीक है ना, क्लियर हो गया? तो आसान है और चीज़ें भी रिवाइज हो रही हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेम होंगे तो ऐसे ही होंगे। मैंने इसके नीचे आंसर दे दिए हैं, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 3 का एक्सप्लेनेशन। गई भाई सही है तो क्यों सही है, गलत है तो क्यों गलत है, ये भी आपका पूरा टेस्ट सीरीज के फॉर्म में इवन उससे भी ज़्यादा बेस्ट तरीके से कंपाइल करके दिया जा रहा है। अगला प्रश्न, यहाँ पे बात हो रही है जेड मोड़ टनल के बारे में। हाल ही में चर्चा में था जेड मोड़ टनल। 3 स्टेटमेंट है, फिर से बताइए कौन सही है। पहला, ये 2 लेन की रोड टनल तैयार की गई है श्रीनगर लेह हाईवे पर जम्मू कश्मीर वाले रीजन में। क्या ये सही बात है? दूसरा, ये जो टनल है ये ऑल वेदर कनेक्टिविटी प्रोवाइड करवाएगा, चाहे कैसी भी ठंड पड़े, चाहे बर्फ़ क्यों ना पड़े, चाहे गर्मी हो, चाहे कैसा भी यहाँ पर सीज़न हो, ये कनेक्टिविटी देने वाला है कश्मीर और लद्दाख के बीच में। तीसरा, ये सबसे लॉन्गेस्ट रोड टनल माना जा रहा है आज के समय पर भारत में। बताइए तीनों में से कौन सा सही है। पहला देखते हैं, क्या ये श्रीनगर लेह हाईवे में है? जी बिल्कुल, इसी हाईवे पे यहाँ पर इसको तैयार किया गया है जम्मू कश्मीर में। तो पहला स्टेटमेंट तो आपका जेड मोड़ टनल को लेकर करेक्ट है। दूसरा, ये टनल ऑल वेदर कनेक्टिविटी प्रोवाइड करवाएगा। जी बिल्कुल, ये भी सही बात है। और ये ऑल वेदर कनेक्टिविटी कश्मीर और लद्दाख के बीच में होने वाली है, इन दोनों को कनेक्ट कर देगा। क्योंकि अभी प्रॉब्लम यही आ रही है, सड़क पे बर्फ़ पड़ने की वजह से, बर्फ़ की वजह से यहाँ पर जो रोड है वो ब्लॉक हो जाती हैं, इसलिए हमने टनल तैयार किया है। तो कैसा भी वेदर हो कनेक्टिविटी बनी रहेगी, समझ रहे हैं? तो इसलिए यहाँ पर सेकंड वाला भी सही है, फर्स्ट वाला भी सही है, बट थर्ड वाला देखेंगे तो ये गलत है। यहाँ पे बोला जा रहा है ये अभी तक की सबसे बड़ी रोड टनल है भारत की, ये गलत दोस्तों। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ऐसी सबसे लंबी रोड टनल में आपकी अटल टनल कहाँ गई फिर? ठीक है, अटल टनल के अलावा यहाँ पर एक कंस्ट्रक्शन में आपको दूसरी टनल देखने को मिल जाती है ना? तो वो कहाँ गई? जोजिला टनल की हम बात करते हैं, उसके अलावा अटल टनल की बात करते हैं। ये सबसे लॉन्गेस्ट टनल्स हैं। अटल टनल का जो यहाँ पर कह सकते हैं लेंथ है वो लगभग 9.2 किलोमीटर का है, जोजिला टनल का 14.15 किलोमीटर का है। जबकि जेड मोड़ टनल की बात करेंगे तो ये केवल 6.5 किलोमीटर लंबी आपको देखने को मिल जाती है। ठीक है, तो इसमें आपका जो स्टेटमेंट है वो कौन कौन सा सही हुआ? पहला सही हुआ, दूसरा सही हुआ, बट थर्ड वन इज इनकरेक्ट। तो आपका सही उत्तर ऑप्शन नंबर भी 1 और 2 ओनली सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, ये आपके आंसर हो गया। अगला प्रश्न बात करता है भारत पोल पोर्टल के बारे में, और इस पोर्टल को लेकर 3 स्टेटमेंट है। अगेन बताइए कौन सा सही है। पहला, क्या ये जो पोर्टल है इसको सीबीआई ने डेवलप किया है?
ताकि जो इंटरनेशनल पुलिस कॉपरेशन है इसको इंटरपोल के साथ में बढ़ावा दिया जा सके। जी बिल्कुल सही बात है, ये पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, क्योंकि आपको पता होगा इंटरपोल क्या है। यह है इंटरनेशनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पे दुनिया की पुलिस आपस में मिलकर कांटेक्ट कर पाती है। कोई क्रिमिनल इधर से उधर भागा है तो उसके खिलाफ में अलग अलग प्रकार के नोटिस जारी किए जा सकते हैं, वो इंटरपोल प्लेटफॉर्म पे जुड़ने से ही किए जाते हैं। अब भारत में आपको पता है, इंडिया में जो सीबीआई है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, वो बेसिकली भारत को इंटरपोल में रिप्रेजेंट करता है। ऐसे दुनिया भर की बहुत सारी कंट्रीज़ की जो इस प्रकार की एजेंसीज है वो इंटरपोल में रिप्रेजेंट करती हैं। तो हाल ही में जो यहाँ पे भारत पोल पोर्टल है, इस पोर्टल को भी सीबीआई ने डेवलप किया है, ये सही बात है। दूसरा, इसने कहीं ना कहीं जो इंटरनेशनल पुलिस कॉपरेशन है ये बढ़ाएगा। हमारी जो भारत की लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं, अलग अलग बॉडीज़ हैं, उनका कनेक्शन जो है इस इंटरपोल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन के साथ में और बढ़ेगा। तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। दूसरा, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये जो पर्टिकुलर वेबसाइट होने वाली है, इससे एक डायरेक्ट कम्युनिकेशन होने वाला है भारत की लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी और इंटरपोल के बीच में, विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ सीबीआई। ठीक है, अब यहाँ पे पहला स्टेटमेंट बोलता है कि सीबीआई ने भाई इसको डेवलप किया है। दूसरा बोलता है बिना सीबीआई के कम्युनिकेशन होगा। कैसे होगा बिना सीबीआई के, जब सीबीआई ने ही यहाँ पे इसको डेवलप किया है? तो पहला तो सही है, बट सेकंड वन इज इनकरेक्ट, दूसरा गलत है। तीसरा देखोगे तो भारत पोल पोर्टल जो है इंडिया की लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज की मदद करता है ताकि वो इशू कर सकें और ट्रैक कर सकें जितने भी इंटरपोल नोटिस होते हैं। आपको पता है इंटरपोल में किसी क्रिमिनल के लिए नोटिस जारी किए जाते हैं, है ना। अलग अलग प्रकार के मिसिंग के लिए कोई दूसरे कलर का नोटिस होता है, फिर रेड कॉर्नर नोटिस अलग होता है। तो इसको बेसिकली यहाँ पर ट्रैक करने के लिए जो ये पोर्टल है वो हम लोगों ने डेवलप किया है, इससे भारत की लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी को हेल्प मिलेगी। तो थर्ड वाला भी यहाँ पर करेक्ट है। तो फर्स्ट एंड थर्ड करेक्ट है, बट सेकंड वन इज इनकरेक्ट। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर सी 1 एंड 3 ओनली इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये सब पढ़ चुके हैं, आपका रिविजन हो रहा है, बस खाली आप ऐसे यहाँ पे याद रखिएगा। नेक्स्ट आर्टिकल, अगला आर्टिकल भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और रिसेंटली द हिंदू के अंदर में ये आर्टिकल प्रेजेंट था, जहाँ पे यूनाइटेड नेशन कमिटी ऑफ एक्सपर्ट ऑन बिग डेटा एंड डेटा फॉर साइंस फॉर ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स, ये एक बॉडी का नाम है जिसको शॉर्ट फॉर्म में UNCEBD के नाम से जानते हैं हम। तो यहाँ पे क्या होता है, इस बॉडी को लेकर 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं, बताइए तीनों में से कौन सा सही है। पहला, अगर आप देखेंगे तो ये बोलता है कि ये केवल और केवल एक स्पेशलाइज्ड बॉडी है जिसको यूनाइटेड नेशन स्टैटिस्टिकल कमीशन ने बनाया है। दूसरा, इसका मेन पर्पस है जितने पुराने स्टैटिस्टिकल मेथड्स होते हैं जहाँ पे हम डेटा तैयार करते हैं, स्टैटिस्टिक्स तैयार करते हैं, उस पुराने मेथड को ये रिप्लेस करेगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मॉडल के माध्यम से। तीसरा, यहाँ पे बोलता है कि इस बॉडी का मेन पर्पस क्या है, बड़े लेवल पर डेटा का यूज़ करना, जितने भी यहाँ पर बिग डेटा है उनका सही तरीके से इस्तेमाल करना, ताकि जो हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, 17 जो गोल्स हैं हमारे, उसको हम अचीव कर सकें। तो अगर आप देखोगे तो पहला यहाँ पर सही है, दूसरा सही है, बट अगेन बीच वाला गलत है, क्योंकि यहाँ पे कहीं पे भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात नहीं हुई है। कोई भी पुराना डेटा को रिप्लेस करने की बात कहीं पर भी नहीं हुई है इस बॉडी में। केवल इसका मेन काम यही है, जो बिग डेटा होते हैं, बड़ी साइज़ के डेटा होते हैं, उसका अच्छी तरीके से यूज़ करना, ताकि हमारे अच्छे डेवलपमेंटल गोल्स को हम अचीव कर सकें। बाकी यूनाइटेड नेशन स्टैटिस्टिकल कमीशन का ये स्पेशलाइज्ड बॉडी है। तो पहला और तीसरा यहाँ पर करेक्ट है। तो आपका पूछा गया था तीनों में से बताइए कितने स्टेटमेंट सही हैं, हाउ मेनी ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, तो केवल 2 सही हैं, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको यहाँ पे भी क्लैरिटी मिल चुकी है। चलिए अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पर आपके सामने, और ये भी है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट। रिसेंटली ब्लू बेबी सिंड्रोम चर्चा में थी, एक बीमारी, तो हाल ही में ये न्यूज़ में देखने को मिली है। ये कौन सी चीज़ से एसोसिएटेड है, ये आपको बताना है। ये बच्चों में ब्लू बेबी सिंड्रोम कैसे होता है? पहला, जब ड्रिंकिंग वाटर में, पीने के पानी में फ्लोराइड बढ़ जाता है उसकी वजह से होता है, या खाने में मर्क्यूरी ज़्यादा बढ़ जाता है उसकी वजह से होता है, या अर्बन एरियाज़ के अंदर में एयर पोल्यूशन की वजह से होता है, या पीने के पानी में जब नाइट्रेट ज़्यादा बढ़ जाता है उसकी वजह से होता है। तो बताइए चारों में से यहाँ पर कौन सा सही उत्तर है जिसकी वजह से ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है? लिख दो फटाफट। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, वैसे, क्योंकि नाइट्रेट जब बढ़ जाता है पानी के अंदर में, ड्रिंकिंग वाटर में, उससे ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। याद रखिएगा, मैंने आपको पढ़ाया भी था, क्योंकि एक रिपोर्ट आई थी जहाँ पे बताया जा रहा है ग्राउंड वाटर में कई सारी जगह पर अलग अलग प्रकार के जो टॉक्सिन्स हैं वो यहाँ पर पाए जा रहे हैं। होता यह है, जो नाइट्रेट होता है ना, ये अगर पीने के पानी में प्रेजेंट है तो ये नाइट्राइट में कन्वर्ट हो जाता है बॉडी में जाने के बाद, जिससे जो हमारे हीमोग्लोबिन से साथ में जाके चिपक जाता है। इससे क्या होता है, जो ऑक्सीजन है हमारे बॉडी में सही से कैरी नहीं हो पाता, और ऊपर से यहाँ पर जो खाल है वो नीली पड़ने लगती है। तो इस वजह से यहाँ पर इसको बोला जाता है ब्लू बेबी सिंड्रोम। तो ये क्यों होता है? जब नाइट्रेट का लेवल बढ़ जाएगा ड्रिंकिंग वाटर में। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर आपके सामने आता है एक और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पे बात हो रही है इंडिया और यूएस। आपको पता होगा हाल ही में जो सोनोबियोस हैं इसको यहाँ पे प्रोड्यूस करने की बात की है भारत और अमेरिका ने। ये जो सोनोबियोस टेक्नोलॉजी है ये क्या करेगी, ये दुश्मन के पनडुब्बी से लड़ने में हमारी मदद करेगी। लेकिन आपने ये बताना है कि आखिरकार ये जो सोनोबियोस को तैयार कर रहा है भारत और अमेरिका, ये कौन से इनिशिएटिव के तहत कर रहा है, बताइए। वो कौन सा इनिशिएटिव है जिसके तहत ये दोनों मिलकर साथ में को प्रोडक्शन करने वाले हैं। पहला मेक इन इंडिया, दूसरा यहाँ पे ICET जिसको बोलते हैं इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, तीसरा आत्मनिर्भर भारत यानी सेल्फ रिलायंट इंडिया। बताइए तीनों में से कौन सा सही है। क्योंकि दोस्तों अब आप थोड़ा लॉजिक लगा सकते हैं, क्योंकि बात हो रही है को प्रोडक्शन की, जहाँ पे यूएसए इंडिया दोनों काम करेंगे और यूएसए के पास में सोनोबॉयस हैं, तो सोनोबॉयस ये बेसिकली यूएसए अब ये टेक्नोलॉजी भारत को दे रहा है ताकि भारत इसकी मैन्युफैक्चरिंग कर सके। अब इंडिया मैन्युफैक्चरिंग इसकी करेगा, पढ़ा चुका हूँ मैं, याद आ रहा होगा, क्योंकि इसका मेन काम क्या है, सोनोबॉयस का मेन काम है जो पनडुब्बी होती है, दुश्मन की पनडुब्बी समुद्र के अंदर है, उसका पता लगाना। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर ये अगर भारत को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर देगा अमेरिका, तो इंडिया खुद बनाएगा, तो इससे मेक इन इंडिया इनिशिएटिव प्रमोट होगा। और मेक इन इंडिया इनिशिएटिव प्रमोट होगा जब हम खुद बनाएंगे, तो आत्मनिर्भर भारत ये भी ऑटोमेटिकली सेल्फ रिलायंट इंडिया प्रमोट होगा। ठीक है, और दूसरा यहाँ पर अगर आप देखोगे तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो रही है, इसको लेकर ऑलरेडी इंडिया अमेरिका में एक अग्रीमेंट हो चुका है ICET, जिसमें हमारा मेन पर्पस है क्रिटिकल और इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज में साथ में मिलकर काम करना। यहाँ पर भी दोनों साथ मिलकर काम कर रहे हैं, तो तीनों के तीनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही हैं, तीनों इनिशिएटिव के तहत यहाँ पर ये काम हो रहा है। तो ऑप्शन में अगर कोई तीन है, हाँ बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर डी 1, 2 एंड 3 तीनों के तीनों सही उत्तर हैं। नीचे आपको यहाँ पर यह उत्तर देखने को मिल जाएगा। ये मेक इन इंडिया ICET इनिशिएटिव क्या है जिसको 2022 में लॉन्च किया था, आत्मनिर्भर भारत क्या है ये मैंने आपको पढ़ा दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन वेरी इंटरेस्टिंग। आपको पता होगा बीच में गद्दी डॉग के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था, तो ये जो गद्दी डॉग है ये हाल ही में चर्चाओं में आया। चर्चाओं में आने के पीछे का रीज़न क्या था, एक बॉडी है जिसका नाम है ICAR। इस बॉडी ने यहाँ पर इस गद्दी डॉग को एक पहचान दी है, रिकग्निशन दिया है। और रिकग्निशन क्या दिया है कि ये भारत की ब्रीड है, इस प्रकार का टैग इसको दे दिया है, जिस वजह से चर्चाओं में था। इसको लेकर 3 स्टेटमेंट है, बताइए तीनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला, ये जो गद्दी डॉग है इसको खासकर जो हिमाचल प्रदेश के अंदर में गद्दी शेफर्ड्स होते हैं, शेफर्ड्स मतलब जो चारवाहे हैं, जो बेसिकली अपनी जो भेड़ वगैरह है वो चराते हैं, तो जो गद्दी शेफर्ड्स हैं क्या वो इस कुत्ते का इस्तेमाल करते हैं हिमाचल प्रदेश में, ताकि अपनी गाय भैंस अपनी भेड़ों को बचा सकें, दूसरे बड़े प्रीडेटर से या लेपर्ड से बचा सकें। इसलिए यहाँ पर इस कुत्ते को अपनी सुरक्षा के लिए रखते हैं ये गद्दी शेफर्ड्स। तो दूसरा स्टेटमेंट बोलता है कि ये पहला इंडिजीनियस डॉग ब्रीड है जिसका मेन काम क्या है, मतलब सॉरी, ऐसा पहला इंडिजीनियस डॉग ब्रीड है जिसको इस तरीके का रिकग्निशन, इस तरीकों की पहचान मिली है इस ICAR NBAGR की साइट से। तीसरा स्टेटमेंट बोलता है कि इस गद्दी डॉग की एक खास बात है, खास बात यह है कि भाई यहाँ पर इसको एक निकनेम दिया गया है, वो है इंडियन पैंथर हाउंड का। ये निकनेम इसलिए दिया गया है क्योंकि यहाँ पर ये इसके अंदर शक्ति यह है, इसके अंदर ताकत यह है कि सामने लेपर्ड से भी लड़ सकता है ना, लेपर्ड से भी लड़ सकता है, उसको भगा सकता है। इसलिए तो यहाँ पर ये जो गद्दी शेफर्ड हैं वो इसको प्रोटेक्शन के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो आप देख पा रहे हैं तीनों स्टेटमेंट दिए गए हैं, तीनों में से कौन सा सही है ज़रा ये बताइए। वैसे मैंने इसका आंसर बता दिया है ना, क्या पहला वाला तो सही है, गद्दी शेफर्ड इसका इस्तेमाल करते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इसमें शक्ति है, इसमें ताकत है कि भाई यहाँ पर ये दूसरे कार्निवोर बड़े एनिमल्स को ही भगा सकते हैं लड़कर उनसे, इसलिए इंडियन पैंथर हाउंड बोलते हैं। तो पहला तीसरा तो सही है यहाँ पर, बट सेकंड वाला गलत है। तो ऑप्शन में अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी 1 एंड 3 ओनली इज द करेक्ट आंसर। अच्छा, सेकंड वाला क्यों गलत है? सेकंड वाला इसलिए गलत है दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आपको याद होना चाहिए इससे पहले और भी बहुत सारी डॉग की ब्रीड्स हैं जिनको इस प्रकार का इंडिजीनियस टैग दिया जा चुका है। तो गद्दी डॉग से पहले और भी ब्रीड्स को टैग मिल चुका है, और वो कौन कौन सी ब्रीड्स हैं? तमिलनाडु की 2 ब्रीड्स हैं, एक है राजापलयम, दूसरी है चिप्पापराई। कर्नाटका की एक ब्रीड है मुदल हाउंड, और चौथी यहाँ पर है गद्दी डॉग। इस वजह से यहाँ पर आप देख पाएंगे ये सेकंड वाला स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि यहाँ पे बोला जा रहा है ये पहली ऐसी ब्रीड है जिसको टैग मिला है। समझ रहे हैं? चलिए आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप लोग इसके आंसर हाथों हाथ लिखते हुए चलना, तेजी से पढ़ रहा हूँ मैं आशा करता हूँ आप भी तेजी से पढ़ रहे होंगे। वहाँ पे भी इतना टाइम मिलेगा नहीं, तो प्रैक्टिस आज से ही करते चलिए। क्वेश्चन को अच्छे से समझिए, आंसर लिखिए, और आंसर मैं बताने वाला हूँ उससे पहले आप, अगर आपको लग रहा है बताने वाले हैं, मुझे पता है इसका, वीडियो पॉज कर लेना, लिखना आंसर, देखना गलत कहाँ पे हुआ है सही कहाँ पे हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोप स्टोन के बारे में डिस्कशन हो रहा है। क्या होता है सोप स्टोन, कैसे फॉर्म होता है, पढ़ा चुका हूँ पूरा प्रोसेस, जियोलॉजी का टॉपिक है आपका ये। तो सोप स्टोन हाल ही में चर्चाओं में आया, इसको लेकर 3 स्टेटमेंट है, बताइए कौन सा सही है। पहला, सोप स्टोन एक प्रकार की मेटामॉर्फिक रॉक है जिसमें टाल्क प्रेजेंट है, और इसकी वजह से यहाँ पर क्या है, इसका जो टेक्सचर है वो थोड़ा सा नरम यानी सॉफ्ट होता है।
दूसरा स्टेटमेंट, भारत आज सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है सोप स्टोन का। याद करो कौन सा देश है जो सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है सोप स्टोन का पूरे दुनिया में। तीसरा स्टेटमेंट बोलता है कि जो सोप स्टोन है इसको कॉमन तरीके से आज हम वेरियस इंडस्ट्री में इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो कंस्ट्रक्शन सेक्टर हो, कॉस्मेटिक्स हो या सेरेमिक्स हो। तो क्या याद आ रहा है दोस्तों, बताइए। पहला पहला देखोगे तो पहला स्टेटमेंट सही है। क्यों? क्योंकि सोप स्टोन में टॉल्क प्रेजेंट होता है, जिस वजह से टॉल्क बस की वजह से, क्योंकि आपको पता है बहुत सारे पाउडर के अंदर में टॉल्क का इस्तेमाल होता है ना। और पाउडर किस चीज़ में आएगा? कॉस्मेटिक्स में आएगा। तो कॉस्मेटिक्स के अलावा कंस्ट्रक्शन या सेरेमिक्स में भी यहाँ पर इस्तेमाल होता है इस सोप स्टोन का। ठीक है, सोप स्टोन से टेबल टॉप बनाए जाते हैं। जो हमारी टेबल होती है उसके ऊपर पत्थर रखा जाता है, तो सोप स्टोन का वहाँ पे यूज़ होता है। तो कंस्ट्रक्शन हो गया, कॉस्मेटिक्स हो गया, वहाँ पे यूज़ हो रहा है। इसमें टॉल भी प्रेजेंट है। तो पहला तीसरा सही है, बट बीच वाला यहाँ पर अगर आप देखोगे तो सेकंड वाला गलत है। तो सेकंड वाला गलत होने की वजह से ऑप्शन नंबर बी 1 और 2 ओनली आपका यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। सेकंड वाला क्यों गलत है? क्या भारत सबसे बड़ा प्रोड्यूसर नहीं है सोप स्टोन का? नहीं, भारत नहीं है दोस्तों, यहाँ पे चाइना सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, ध्यान में रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रोड्यूसर की बात करेंगे तो ये आपके पास में कुछ डिटेल हैं। चाइना सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, उसके अलावा ब्राज़ील, यूएसए, फिनलैंड जैसी कंट्रीज़ आपको देखने को मिल जाती हैं। समझ रहे हैं? चलिए फिर आगे आते हैं उसके बाद में अगले इम्पॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। ये क्या हो रहा है? एक सेकेंड, हाँ सही तो है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने ये प्रेजेंट है और यहाँ पे पूछा जा रहा है डिएगो गार्शिया के बारे में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। याद है डिएगो गार्शिया पढ़ा था, क्योंकि कन्याकुमारी से कुछ मछुआरे गए थे मछली पकड़ने के लिए, डिएगो गार्शिया के अंदर में उनको पकड़ लिया गया। याद आ रहा है? थोड़े दिनों पहले पढ़ा है। डिएगो गार्शिया को लेकर दो स्टेटमेंट है, बताइए कौन सा सही है। पहला, डिएगो गार्शिया जो आइलैंड है ये दुनिया का सबसे बड़ा कोरल रीफ है। दूसरा बोलता है डिएगो गार्शिया करंट समय पर ब्रिटिश इंडियन ओशन टेरिटरी का हिस्सा है। कौन सा सही है? ये तो बहुत ही सिंपल है, लॉजिक लगाना है। पहला वाला तो सरासर गलत है। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ी कोरल रीफ क्या है? सबसे बड़ी कोरल रीफ तो द ग्रेट बैरियर रीफ है। इसको लेकर सवाल बन चुका है ऑलरेडी, वो ऑस्ट्रेलिया में प्रेजेंट है। पहला स्टेटमेंट गया, खत्म। दूसरा, हाँ ये सही है कि हाँ ब्रिटिश इंडियन ओशन टेरिटरी का हिस्सा है डिएगो गार्शिया। चैगोस आइलैंड का नाम सुना है, रिसेंटली काफ़ी कंट्रोवर्सी में था, तो पॉसिबिलिटी है, क्वेश्चन बन सकते हैं यार। यूएसए का बेस है वहाँ पे, तो डिएगो गार्शिया इसलिए रेलिवेंट है। तो सेकंड वाला स्टेटमेंट सही है, दैट इज वाई ऑप्शन नंबर बी 2 ओनली इज द करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन चाहिए, नीचे लिखा है, वैसे मैंने आपको बता ही दिया है इसके बारे में। तो अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने, अभी उजाला स्कीम चर्चाओं में था। क्यों? क्योंकि इतने साल यहाँ पे उजाला स्कीम ने पूरे किए, इस वजह से वो न्यूज़ में था। तो उजाला की फुल फॉर्म है उन्नत ज्योति बाय अफोर्डेबल एलईडी फॉर ऑल। सर उजाला स्कीम को लेकर 3 स्टेटमेंट है, बताइए कौन सही है। पहला, क्या उजाला स्कीम दुनिया की सबसे बड़ी जीरो सब्सिडी एलईडी लैंप डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम है, जहाँ पे एलईडी बल्ब को डिस्ट्रीब्यूट करने की बात हो रही है। दूसरा, इस उजाला स्कीम का मेन पर्पज़ है 77 करोड़, कितने? 77 करोड़ ट्रेडिशनल बल्ब्स को यहाँ पे हटाना, सीएफएल को हटाना, और जितने भी पुरानी लाइट हैं जो सड़कों पे लगाई जाती थी उनको हटाना, उनको हटा के एलईडी लोगों को प्रोवाइड करवाना। तीसरा, उजाला स्कीम को मिनिस्ट्री ऑफ पावर की साइड से इम्प्लीमेंट किया गया है। आप में से मैक्सिमम लोग सोच रहे होंगे कि तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही हैं। कौन कौन सोच रहा है तीनों सही हैं? चलिए देखते हैं कितने सही हैं। पहला, क्या दुनिया का सबसे बड़ा जीरो सब्सिडी एलईडी लैंप डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम है? जी बिल्कुल, उजाला स्कीम ऐसी कैटेगरी में दुनिया की सबसे बड़ी स्कीम है, क्योंकि जो पुराने ज़माने के बल्ब हुआ करते थे वो बिजली ज़्यादा खाते थे, सीएफएल वगैरह बिजली ज़्यादा खाते थे, रोशनी कम देते थे। हमने बना दी एलईडी जो बिजली कम खाती है, रोशनी ज़्यादा तेज़ देती है। तो हमारा मेन पर्पज़ यही था कि हम क्या करें, एलईडी लोगों में बांटें, डिस्ट्रीब्यूट करें, इसलिए उजाला स्कीम को शुरू किया गया। तो इसी के माध्यम से स्कीम का मेन पर्पज़ यही था कि जितने करोड़ों जो पुराने बल्ब हैं उनको रिप्लेस किया जाए, किससे? एलईडी से। तो पहला भी सही है, दूसरा भी सही है। तो आप सोचोगे तीसरा, कि उजाला स्कीम को मिनिस्ट्री ऑफ पावर के थ्रू इंप्लीमेंट किया जा रहा है, भाई पावर की कैटेगरी में ही तो है सब, तो तीसरा भी सही होगा। यहीं पे गलती हो जाएगी, इसलिए बोल रहा हूँ प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, जो गलती होगी यही होगी। तीसरे में क्या है, उजाला स्कीम को मिनिस्ट्री ऑफ पावर के थ्रू इंप्लीमेंट नहीं किया गया है। कहोगे सर मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने ही इंप्लीमेंट किया है। हाँ बिल्कुल, लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर में एक डिपार्टमेंट आता है स्पेसिफिकली, वो यहाँ पर इसको इंप्लीमेंट करता है, ध्यान में रखिएगा। तो इस वजह से केवल फर्स्ट एंड सेकंड सही है, तो ऑप्शन नंबर है 1 और 2 ओनली। अच्छा, वो कौन सा डिपार्टमेंट है? तो ये पढ़िए दोस्तों, एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड। क्लियरली मैंने आपको वीडियो में पढ़ाया है इसके बारे में, ठीक है। तो उजाला स्कीम कौन इंप्लीमेंट करता है? एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड।
मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर में आने वाली ये बॉडी है, लेकिन मिनिस्ट्री डायरेक्टली यहाँ पर इसको इम्प्लीमेंट नहीं करती है। यहीं पे गेम घूम जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर प्रेजेंट है टोडा ट्राइब को लेकर। अभी कुछ दिनों पहले डिस्कस किया है टोडा ट्राइब के बारे में। 4 स्टेटमेंट है, कौन सा सही है? पहला, क्या जो टोडा ट्राइब है वो मैट्रीलिनियल डिसेंट सिस्टम को फॉलो करता है? पता है ना, मैंने पैट्रीलिनियल और मैट्रीलिनियल दोनों पढ़ा रखा है। ये ऐसे परिवार सिस्टम होते हैं जैसे मैट्रीलिनियल में जो मदर का सरनेम है वो चलता है आगे पूरे परिवार में। पैट्रीलिनियल जैसे नॉर्मली सब जगह आपको देखने को मिलेगा जहाँ पे फादर का सरनेम चल रहा है। तो क्या जो टोडा ट्राइब है वो मैट्रीलिनियल सिस्टम को फॉलो करती है? क्या टोडा भाषा की अपनी खुद की कोई स्क्रिप्ट है? तीसरा, क्या जो ट्राइब है ये वाली कोई मोडवेट फेस्टिवल को सेलिब्रेट करती है नए साल को मार्क करने के लिए? या चौथा, जो टोडा ट्राइब है ये जानी जाती है अपने कढ़ाई बुनाई के लिए, जहाँ पर ये वाइट फैब्रिक के ऊपर में या कह सकते हैं रेड और ब्लैक फैब्रिक के ऊपर में उससे कढ़ाई बुनाई करते हैं, जिसको जीआई टैग भी मिल चुका है। बताइए चारों में से कौन सा सही है? आप कहोगे यहाँ पे 2-4 चीज़ें तो याद आ रही हैं। एक फ़ोटो मैंने टेलीग्राम पे शेयर किया था जहाँ पे मैंने आपको बताया था टोडा ट्राइब कढ़ाई तो करते हैं ये लोग, एम्ब्रॉयडरी फ्रेमवर्क है इनका, और उसमें यहाँ पर ब्लैक रेड इसका बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, जीआई टैग मिल चुका है। चौथा स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। तीसरा देखोगे तो ये ट्राइब कम्युनिटी मोडवेट फेस्टिवल को सेलिब्रेट करती है। रिसेंटली नया साल की शुरुआत हुई और इस ट्राइबल कम्युनिटी ने अपना ये फेस्टिवल, अपना ये त्यौहार मनाया, क्योंकि ये त्यौहार मनाते ही इसलिए हैं नए साल को मनाने के लिए, नए साल को मार्क करने के लिए, याद करने के लिए। ठीक है, तो ये फेस्टिवल न्यूज़ में था रिसेंटली, जिस वजह से हमने ये पढ़ा है टोडा ट्राइब। तो थर्ड एंड फोर्थ स्टेटमेंट सही हैं। पहला, क्या ये टोडा ट्राइब मैट्रीलिनियल सिस्टम को फॉलो करता है? बिल्कुल नहीं, ये पैट्रीलिनियल को फॉलो करते हैं, तो पहला स्टेटमेंट गलत है। दूसरा, इनका खुद का स्क्रिप्ट है जो इतिहास को बिलोंग करता है? ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई ऐसी स्क्रिप्ट भी नहीं है। तो फर्स्ट एंड सेकंड गलत है, बट थर्ड एंड फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है। ये इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये जो पीडीएफ आपको दिखाई दे रही है बहुत ही इंपॉर्टेंट पीडीएफ है। ऐसे बहुत क्वेश्चन आपको आगे मिलने वाले हैं, लेकिन ये पीडीएफ चाहिए तो इसके लिए क्या करना है दोस्तों, ये पीडीएफ दोस्तों आपके पेड ग्रुप में प्रोवाइड करवाई जाती है। और पेड ग्रुप को ज्वाइन करने का जो यहाँ पर फ़ी पेमेंट है बहुत ही ज़्यादा मिनिमम है, जस्ट 499 फॉर द लाइफ टाइम एक्सेस। जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए तब तक आप 499 में इस ग्रुप को ज्वाइन करके रख सकते हैं। क्या केवल ये क्वेश्चन वाला पीडीएफ मिलेगा? नहीं दोस्तों, इस ग्रुप को ज्वाइन करने से सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है, डेली बेसिस पे आपको इस तरीके से करंट अफेयर के नोट्स के पीडीएफ प्रोवाइड करवाए जाते हैं, वो भी हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में। जैसे ये टेस्ट आप देख रहे हैं, ये टेस्ट इसी तरीके से इंग्लिश में भी है और यही दोस्तों यहाँ पर हिंदी में भी प्रेजेंट है, चाहे वो जेड मोल टनल को लेकर हो या जो अभी हम डिस्कस कर चुके हैं भारत पोल पोर्टल हो गया, ये सब हिंदी में भी अवेलेबल है। ये पीडीएफ्स एक जगह पे मिल जाती हैं। और इस ग्रुप को ज्वाइन करने का फ़ी पेमेंट बता ही चुका हूँ, बहुत मिनिमम करना है ज्वाइन। तो करना क्या है, उसके लिए व्हाट्सएप पर जाना, यहाँ पर एक नंबर दिया गया है 8534873368। इस नंबर पर मैसेज कर देना कि आई वांट टू ज्वाइन दिस ग्रुप। वहाँ पे आपको रिप्लाई मिलेगा, पेमेंट का प्रोसेस दिया जाएगा और उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको डेमो वीडियो का लिंक मिलेगा। देख लेना, अच्छे से चेक कर लेना कहाँ पर क्या फ़ायदा होगा, और उसके बाद में जाकर उस चैनल को उस पेड ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए अगली खबर, टोडा ट्राइब के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। अब मैंने सोचा कि टोडा ट्राइब के बारे में ये 4 जो लाइनें मैंने प्रेजेंट की है ना, इन 4 लाइनें में पूरा ट्राइबल कम्युनिटी का कॉन्सेप्ट खत्म हो रहा था। इसमें एक चीज़ बच रही थी, वो था नोइम। तो मैंने सोचा ये इसको लेकर अलग से क्वेश्चन बना दिया जाए, जिससे टोडा ट्राइब कंप्लीट आपका क्वेश्चन के फॉर्म में कवर हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे पता होगा नोइम, ये भी टोडा सोसाइटी के अंदर में एक वर्ड है नोइम। इसका मतलब क्या है वो बताइए। पहला, क्या कोई ये ट्रेडिशनल गवर्नमेंट है जो यहाँ पर एक मोनेगर हेड करते हैं? दूसरा, कोई स्पेसिफिक यहाँ पर कह सकते हैं इनका वंश आता है टोडा ट्राइब के अंदर में? या तीसरा, कोई फेस्टिवल है जो टोडा ट्राइब सेलिब्रेट करता है? या कोई स्क्रिप्ट है जो टोडा ट्राइब यूज़ करती है? स्क्रिप्ट तो नहीं होगा क्योंकि इनकी खुद की स्क्रिप्ट नहीं है, जैसे मैंने आपको पढ़ाया। फेस्टिवल मोडवेट है जिसके बारे में भी हमने पढ़ लिया। क्लास की बात करेंगे, आप पहले दूसरे में से कोई एक है, तो कौन सा होना चाहिए बताइए? पहला वाला दोस्तों इसका सही उत्तर है। नोइम क्या है, इनकी एक ट्रेडिशनल गवर्नमेंट होती है जो बड़े बड़े जो डिस्प्यूट्स हैं टोडा ट्राइब के उनको हैंडल करती हैं, और इस पूरे सरकार को हैंडल करने के लिए इसके हेड होते हैं मोनेगर। तो पहला सही है, ऑप्शन नंबर ए। इसको ए का लेना, ये बी लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसका आंसर तो आपके सामने एकदम फटके से आ गया, कोई बात नहीं, चलो फिर भी देख लेते हैं यार, तैयारी हो जाएगी, प्रैक्टिस हो जाएगी। हमने एस्टरेज एंजाइम के बारे में पढ़ा था, हाल ही में न्यूज़ में था, ये एंजाइम चर्चाओं में था। तो इस एंजाइम को लेकर यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, बताइए क्या है कि मतलब ये जो एंजाइम है ये कौन सा रोल प्ले करता है? क्या ये प्लास्टिक की फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाता है, या फिर ये जो एंजाइम है ये मीथेन को कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में बदल देता है,
या तीसरा ये माइक्रो प्लास्टिक को रीयूजेबल प्लास्टिक में तोड़ता है, या चौथा ये जो प्लास्टिसाइजर्स होते हैं उनको ब्रेक डाउन करता है। तो बताइए यहाँ पर चारों में से कौन सा सही है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, यानी 4 ओनली। ये 2 लिखा है, 4 ओनली यहाँ पर इसका सही उत्तर है। ये क्या करता है? एस्टराइज एंजाइम जो है प्लास्टिसाइजर, पता है ना, प्लास्टिक जो होती है दोस्तों वो एक पर्टिकुलर चीज़ से बनी होती है जिसका नाम है DEHP। इसको बोलते हैं डाई इथाइल हेक्साइल थैलेट, पढ़ाया था मैंने आपको। एक कह सकते हैं कि टॉक्सिक प्रोडक्ट है। तो इस पूरे एंजाइम का काम क्या है? ये एंजाइम मार्केट में रिसेंटली आया है। इस एंजाइम को तैयार किया है IIT रुड़की की साइड से। तो ये एंजाइम क्या करेगा? प्लास्टिक को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देगा। प्लास्टिक जो बन रहा है DEHP से, इस DEHP को ब्रेक डाउन कर देगा छोटे पार्ट्स में और धीरे धीरे करके उनको डिग्रेड कर देगा, एनवायरमेंट में मिला देगा। क्योंकि अदरवाइज प्लास्टिक को देखोगे फिर वो लंबे समय तक एनवायरमेंट में टिकी रहती है। अगर आप एक बार फेंक दोगे तो उसको डिग्रेड करने के लिए इस पर्टिकुलर एंजाइम को रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया है, जिस वजह से ये न्यूज़ में था। दैट्स इट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपसे दोस्तों इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। 4 स्टेटमेंट है, कौन सा सही है? पहला, क्या इस ऑर्गेनाइजेशन को जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है हमारे देश की, उसमें सेलिब्रेट किया, मतलब इसने ऑर्गेनाइज सेटअप किया था, यानी अंग्रेज़ यहाँ पे क्या लेकर मतलब इस IMD को अंग्रेज़ लेकर आए थे। दूसरा, इसका ओरिजिनल हेडक्वार्टर मद्रास में था। तीसरा, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो क्या ये वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर है। चौथा देखोगे तो क्या ये हमारे देश के अंदर में जो एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन, जो प्रदूषण होता है, उसको ट्रैक करता है। बताइए, कल ही मैंने आपको IMD के बारे में पढ़ाया है, क्योंकि IMD को 150 साल पूरे हो गए। तो 150 साल पूरे हो गए तो कम से कम यहाँ पर 18 के समय पर, है ना, ये बनाई गई होगी बॉडी, जो आप सही समझ रहे हैं 1875 के समय पर लाई गई। और उस समय पर ब्रिटिशर्स का कंट्रोल था, तो ब्रिटिशर्स के थ्रू ये सेटअप किया गया। पहला स्टेटमेंट तो सही है। दूसरा, इसका ओरिजिनल हेडक्वार्टर मद्रास में नहीं दोस्तों, कलकत्ता में था यहाँ पर इसका ओरिजिनल हेडक्वार्टर, और अभी क्या है, यहाँ पर न्यू दिल्ली के अंदर में है इसका हेडक्वार्टर। तो सेकंड वाला गलत है। तीसरा, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है, क्योंकि मैंने आपको बताया ये भारत का मौसम विभाग है IMD, और WMD दुनिया का मौसम विभाग है। तो दुनिया के मौसम विभाग में ऑब्वियस सी बात है हर एक देश का रिप्रेजेंटेशन है। इंडिया भी इस WMO का हिस्सा है, और भारत रिप्रेजेंट कैसे करता है? अपने इस वाले IMD के माध्यम से। तो हमारा थर्ड वाला स्टेटमेंट भी सही है, पहला वाला भी सही है। चौथा वाला अगर देखोगे तो क्या ये प्रदूषण रोकने का काम करता है देश में? ये भी सही है। तो हमारा 1, 3 एंड 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट वन। ये आप नीचे इसके आंसर और एक्सप्लेनेशन दोनों को पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों, वो है कालपेनी आइलैंड को लेकर। रिसेंटली कालपेनी आइलैंड चर्चाओं में था। क्या हुआ कि वहाँ से कुछ जो डाइवर्स होते हैं वो पहुँचे समुद्र के अंदर में, और उनको एक जहाज़ मिला जो बहुत ही ज़्यादा पुराना था, लेकिन वो डाइवर्स दोस्तों कालपेनी आइलैंड से बिलोंग करते हैं, वहीं से पहुँचे थे। इस वजह से कालपेनी आइलैंड रिसेंटली न्यूज़ में आया हुआ है। तो बताइए इस आइलैंड को लेकर 4 स्टेटमेंट है, कौन सा सही है? पहला, ये पर्टिकुलर आइलैंड लक्षद्वीप आर्कीपेलागो का हिस्सा है। आर्कीपेलागो क्या होता है? आइलैंड्स का ग्रुप। तो क्या लक्षद्वीप आर्कीपेलागो का हिस्सा है ये कालपेनी आइलैंड, जो केरला से थोड़ी सी दूर है? दूसरा, ये जो आइलैंड है ये अपने एक्सटेंसिव कोरल रीफ सिस्टम और एक बड़े से लेगून के लिए जाना जाता है। तीसरा, जो काल्पनिक आइलैंड है ये इकलौता एक ऐसा आइलैंड है पूरे लक्षद्वीप के अंदर में। लक्षद्वीप में कावारती, ऐसे वेरियस आइलैंड्स आपको देखने को मिलेंगे अलग अलग नाम से, उसमें काल्पनिक है। तो क्या इकलौता काल्पनिक आइलैंड है जहाँ पे इंसान रहता है, बाकी दूसरे पे कोई इंसान नहीं रहता। तीसरा, जो क्लाइमेट है काल्पेनी का वो बिल्कुल केरला की तरह बिल्कुल सिमिलर है, जैसा केरला में होता है वैसे यहाँ पर काल्पेनी में आपको देखने को मिलेगा। तो बताइए कौन सा स्टेटमेंट सही है? आइए मैं आपको बताता हूँ। पहला सुनिए, पहला सही है बिल्कुल। लक्षद्वीप आर्कीपेलागो का हिस्सा है काल्पेनी आइलैंड, जो कि केरला से जस्ट थोड़ी सी दूर है, क्योंकि इंडिया का मैप देखोगे दोस्तों तो यहाँ पर ये लक्षद्वीप है और ये केरला है। तो केरला से लगभग 287 किलोमीटर की दूरी है, तो पहला सही है। तो केरला के पास में है, तो केरला में जैसा क्लाइमेट होगा ऑब्वियस सी बात है इतने किलोमीटर में क्लाइमेट थोड़ी चेंज हो रहा है, तो वही क्लाइमेट की सिमिलर कंडीशन हमारी काल्पेनी में होती है। तो आपका चौथा वाला भी सही है, तो फोर्थ एंड फर्स्ट तो करेक्ट है। तीसरा देखोगे तो ये जो आइलैंड है यहाँ पर एक्सटेंसिव कोरल रीफ सिस्टम है और एक सबसे बड़ा लेगून है। लेगून क्या होता है? जो सेपरेट होता है पानी हमारे सब बड़े वाटर बॉडी से, पढ़ाया है मैंने, तो ये भी सही बात है। तीसरा देखोगे तो काल्पनिक आइलैंड केवल इकलौता आइलैंड है जहाँ पे इंसान रहते हैं, ऐसा नहीं है। इसके साथ साथ और भी वेरियस आइलैंड है जहाँ पे लक्षद्वीप में लोग रहते हैं। तो हमारा थर्ड वाला गलत है, बट 1, 2 एंड 4 सही है। तो 1, 2 एंड 4 यानी ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर। आई होप आपको क्लैरिटी मिल रही होगी, ये सभी आपने पढ़ चुके हैं, आपको चीज़ें रिवाइज हो रही होंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने है, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग। अगेन क्या बात हो रही है? यहाँ पे बात हो रही है गरुदक्षी ऑनलाइन FIR सिस्टम के बारे में।
गरुदक्षी ऑनलाइन सिस्टम, ये पता होगा एफआईआर सिस्टम जो हाल ही में पढ़ाया था, कर्नाटका के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के माध्यम से ये ऑनलाइन एफआईआर सिस्टम को लॉन्च किया गया है। इसको लेकर 4 स्टेटमेंट है, बताइए कौन सही है। पहला, ये जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है या ये जो ऑनलाइन एफआईआर सिस्टम है, ये क्या करेगा भाई, जंगल से रिलेटेड अगर कोई क्राइम हो रहा है, जंगल में पेड़ों की कटाई हो रही है, इलीगल तरीके से जानवरों को मारा जा रहा है, ऐसा कोई केस है, तो उसको आप ऑनलाइन रजिस्टर कर सकते हैं अंडर द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। और इसी ऑनलाइन एफआईआर सिस्टम के तहत यहाँ पे आप इसको ऑनलाइन रजिस्टर कर पाएंगे। दूसरा, ये जो पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर या जो पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है, इसको हम लागू करने वाले हैं कर्नाटका के अंदर में हर एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। तीसरा, इसमें क्या होने वाला है, ये जो पर्टिकुलर ऑनलाइन एफआईआर सिस्टम है, ये अलाउ करेगा लोगों को, पब्लिक को, कि वो अपनी कंप्लेंट्स को रजिस्टर कर सकें, है ना, अपने फॉरेस्ट ऑफेंस को लेकर, जंगलों से लेकर कोई अपराध आ रहा है तो उसको मोबाइल फ़ोन या ईमेल के माध्यम से वो रजिस्टर कर पाएंगे अपनी कंप्लेंट्स को इस गरुदक्षी प्लेटफॉर्म पे। चौथा, इसमें कोई रजिस्ट्रेशन का केस, इसमें एक इन्वेस्टिगेशन मॉड्यूल भी शामिल है कि कोई केस होगा तो उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए अलग से डिपार्टमेंट है इसके अंदर में प्रेजेंट है। तो बताइए चारों में से कौन सही है। पहला बिल्कुल सही है, जंगलों से संबंधित जितने भी क्राइम्स हैं, जंगल में कोई इलीगल पोचिंग हो रही है, अगर आपको लग रहा है ऐसा कुछ हो रहा है तो ऑनलाइन कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हैं, नाम ही ऑनलाइन एफआईआर सिस्टम है। दूसरा, ये जो सॉफ्टवेयर है इसको हम पूरे कर्नाटका में लागू करने वाले हैं, ऐसा कुछ नहीं है। देखो, ये सॉफ्टवेयर इंप्लीमेंट किया जाएगा अक्रॉस ऑल दी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि अभी क्या है, ये सिस्टम मैंने आपको पढ़ाया है, पहले इसको पायलट बेसिस पे एज अ डेमो प्रोजेक्ट लॉन्च करने वाले हैं, और वो भी कर्नाटका के सभी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में नहीं, कुछ ही जगह पे जहाँ पे खतरे ज़्यादा हैं। तो हमारा सेकंड स्टेटमेंट गलत है, पहला सही है। दूसरा, ये पब्लिक को अलाउ करेगा कि पब्लिक कंप्लेंट्स रजिस्टर कर सकती है अपने मोबाइल फ़ोन के माध्यम से, तो तीसरा भी सही है। इसमें यहाँ पर एक इन्वेस्टिगेशन मॉड्यूल भी शामिल होगा, तो चौथा भी सही है। तो एंड अगेन 1, 3 एंड 4 इज़ द करेक्ट आंसर। फिर से ऑप्शन नंबर 1 ओनली इज़ द करेक्ट आंसर। इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ से पढ़ सकते हैं, पूरा डिटेल आपका कवर हो गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे है ही नहीं, सही तरीके से ये क्वेश्चन आया ही नहीं है, तो इसके अगले पे चलते हैं। मतलब बीच में जो मैंने स्टेटमेंट है वो कहीं गायब ही हो गए हैं, तो इससे अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। आंसर है बस खाली इसका, बीच का क्वेश्चन पूरा नहीं है। अगला प्रश्न बात करता है पोलर वॉर्टेक्स के बारे में। अभी आपको पढ़ाया पोलर वॉर्टेक्स, क्यों पोलर वॉर्टेक्स की वजह से अमेरिका में ज़्यादा ठंड अब की बार देखने को मिली, जिस वजह से न्यूज़ में है, ज्योग्राफी का कॉन्सेप्ट है। बताइए भाई चारों में से कौन सा सही है पोलर वॉर्टेक्स को लेकर। पहला स्टेटमेंट, पोलर वॉर्टेक्स हमेशा जो हमारे पोल रीजन है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, वहाँ पे एग्जिस्ट करता है, और पोलर वॉर्टेक्स तब ज़्यादा मजबूत होता है, यह एग्जिस्ट तब करता है जब सर्दियाँ कमज़ोर होती हैं। अब विंटर भी दोस्तों स्ट्रॉन्ग और वीक होती हैं, कभी सर्दी ज़्यादा होती है, कभी सर्दियाँ कम पड़ती हैं। तो दोस्तों जब सर्दियाँ कम पड़ रही होती हैं, कमज़ोर होती हैं, तभी पोलर वॉर्टेक्स हमको दिखाई पड़ता है, ये बात बोली गई। दूसरा, पोलर वॉर्टेक्स जो है ये ठंडी ठंडी हवा को जेट स्ट्रीम के माध्यम से पोल्स के अलावा भी एरिया में भेज देता है। यानी कि अभी आप देखोगे, जैसे फॉर एग्जांपल ये हमने यहाँ पर ड्रॉ की अर्थ, उसके अलावा यहाँ पे ऊपर वाला हिस्सा अब देखोगे तो ये कहलाता है यहाँ पर आर्कटिक रीजन, है ना, ये आपका यहाँ पर हो गया एंटार्क्टिक। ठीक, यहीं पे आप देख पाएंगे कनाडा हो गया, यूएसए हो गया, ठीक है, फिर उसके अलावा यहाँ पर मैक्सिको हो गया, नीचे यहाँ पर साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट हो गया। तो होता यह है, ऊपर जो हमारा ग्रीनलैंड वगैरह प्रेजेंट है, तो यहाँ पे जो कह सकते हैं ये पोलर वॉर्टेक्स है वो देखने को मिलता है, ठंडी ठंडी हवाएं यहाँ पर फंसी हुई रहती हैं। उस ठंडी हवाओं को फंसा के कौन रखता है, जेट स्ट्रीम रखता है, ऊपर यहाँ पे जेट स्ट्रीम हवाएं बहती हैं, है ना, वो यहाँ पे इस ठंडी हवाओं को रोक के रखती हैं। जब ये जेट स्ट्रीम कमज़ोर हो जाती है तो ये ठंडी हवाएं नीचे बहने लगती हैं, तो नीचे आती हैं, तो ये ठंडी हवाओं की वजह से अमेरिका में ज़्यादा ठंड पड़ती है। तो दूसरा स्टेटमेंट बोलता है कि जो पोलर वॉर्टेक्स है ये कोल्ड हवा को, कोल्ड एयर को जेट स्ट्रीम के साथ में पोल्स के नीचे ढकेल देता है। जी बिल्कुल सही बात है, साउथवर्ड में यानी नीचे की साइड में ढकेल देता है, साउथ साइड में, क्योंकि ऊपर नॉर्थ पोल पे ये नज़र आ रहा है, साउथ में हवा को ढकेल देगा, तो साउथ में यानी यूएसए में ठंड ज़्यादा पड़ेगी। समझ रहे हैं। तीसरा अगर आप देखोगे तो ये बात करता है कि एंटार्क्टिक वाले हिस्से पे, यानी कि अर्थ के निचले वाले हिस्से में जो यहाँ पर पोलर जेट स्ट्रीम है ये ज़्यादा यूनिफॉर्म रहती है, ज़्यादा कांस्टेंट रहती है आर्कटिक वाले के कंपैरिजन में। क्या ये सही बात है? गलत है। क्यों? क्योंकि अब आर्कटिक में देखेंगे, क्योंकि जो दोस्तों हवा होती है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, क्योंकि आपको पता है टेम्परेचर में चेंज होगा। मान लो हवा टेम्परेचर एक जगह का बहुत ज़्यादा हो गया है, टेम्परेचर बढ़ने की वजह से हवा गर्म होती है, ऊपर उठने लगती है,
टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो गया है, ठंडा हो गया है, तो वो हवा नीचे बैठ जाती है ना। टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। और अगर आप लोग यहाँ पर देखोगे तो ऊपर जो आर्कटिक वाला रीजन है, यहाँ पे अच्छी खासी आबादी रहती है भाई। यूएसए है, कनाडा है, ग्रीनलैंड है, छोटे छोटे बहुत सारे कंट्रीज प्रेजेंट है। जबकि एंटार्क्टिक वाले रीजन में इतनी आबादी नहीं रहती है। तो ऊपर यहाँ पे ज़्यादा वेरिएशंस होते रहते हैं। तो वेरिएशंस होने के कारण दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जो हमारा पोलर वगैरह वाला जो मतलब बेसिकली जेट स्ट्रीम होती है, ये ज़्यादा कांस्टेंट होती नहीं है। ज़्यादा कांस्टेंट कहाँ पे होती है? एंटार्क्टिक वाले रीजन में होती है, क्योंकि यहाँ पे कोई लोग हैं नहीं, ज़्यादा डिसरप्शन होता नहीं है, तो जेट स्ट्रीम मजबूत रहती हैं। यहाँ पे जेट स्ट्रीम कमज़ोर भी होती हैं। जैसी कमज़ोर होती है तो वो जो पोलर वॉर्टेक्स जो ठंडी हवा है वो निकल कर आती है और यहाँ पर यूएसए तक फैल जाती है। यूएसए में भारी भरकम ठंड लेकर आती है। तो ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो आपका जो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट नंबर 4 देखोगे तो ये बात करता है जो ठंडी ठंडी हवा है ये सदर्न हेमिस्फेयर में ज़्यादा फ्रीक्वेंट देखने को मिलती है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर से। तो ऐसा भी नहीं है, क्योंकि अगर आप लोग देखोगे तो सदर्न हेमिस्फेयर में जो ये कोल्ड एयर आउटब्रेक है ये इतना नहीं होता, क्योंकि मैंने आपको बताया क्योंकि लोग इतने नहीं प्रेजेंट है, तो जेट स्ट्रीम मजबूत रहती हैं। जबकि यहाँ पर अगर आपका आर्कटिक वाला रीजन है तो ऊपर जेट स्ट्रीम कमज़ोर होती हैं, लोग ज़्यादा हैं, तो यूएसए में ठंड ज़्यादा पड़ जाती है। जब जेट स्ट्रीम कमज़ोर होगी, ठंडी हवाएं बिखर जाएंगी, नीचे आ जाएंगी। तो जैसी नीचे आ जाती हैं, ठंडी हवा को पोलर वॉर्टेक्स का नाम दिया है। जेट स्ट्रीम अलग से हवा बहती है ऊपर, जो पोलर वॉर्टेक्स को कैद करके रखती है। जेट स्ट्रीम कमज़ोर होगी, पोलर वॉर्टेक्स नीचे आएगा, यूएसए में ठंड ज़्यादा लेकर आएगा। बस इतना सा कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये चीज़ें कब होती हैं? जब ठंड ज़्यादा मजबूत होती है। तो ठंड ज़्यादा पड़ेगी तभी पोलर वॉर्टेक्स की वजह से ठंड ज़्यादा पड़ेगी यूएसए में। तो पहला स्टेटमेंट तो ऑटोमेटिकली गलत हो गया ना। गलत क्यों हो गया? यहाँ पे बोल रहा है कि ठंड कमज़ोर होगी, विंटर्स वीक होंगे, तभी यहाँ पर पोलर वॉर्टेक्स नज़र आएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, ठंड स्ट्रांग होगी तब पोलर वॉर्टेक्स नज़र आएगा। तो पहला हो गया गलत। दूसरा यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही है, क्योंकि जेट स्ट्रीम कमज़ोर पड़ी तो यहाँ पर ये पोलर वॉर्टेक्स नीचे आ जाएगा और ठंड फैलाएगा। तीसरा भी यहाँ पर सही है, क्योंकि एंटार्क्टिक वाले में जेट स्ट्रीम ज़्यादा यूनिफॉर्म कांस्टेंट होती हैं, आर्कटिक में बदलाव होता है ड्यू टू दी प्रेजेंस ऑफ दिस पॉपुलेशन। उसके अलावा यहाँ पे चौथा वाला स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। रीज़न क्या है मैं आपको बता ही चुका हूँ। तो ऑप्शन नंबर बी 2 और 3 इज़ द करेक्ट आंसर। मतलब पूरा कॉन्सेप्ट आपको दोबारा से पढ़ाना पड़ा है, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ पे क्लैरिटी मिल चुकी होगी पोलर वॉर्टेक्स क्या होता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। एक इंटरेस्टिंग प्रश्न है, ऐसा ही क्वेश्चन यूपीएससी ने जीका वायरस को लेकर पूछा था। यहाँ पे बात हो रही है इबोला वायरस के बारे में। रिसेंटली ये वायरस चर्चाओं में आया, इसके बहुत सारे केसेस डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में भी यहाँ पर नजर आए। तो 4 स्टेटमेंट है, बताना है कौन सा सही है। पहला, क्या इबोला वायरस एक ग्रुप ऑफ वायरस की वजह से होता है? एक ऐसा ग्रुप ऑफ वायरस जिसको हम ऑर्थो इबोला वायरस, भाई नाम से ही पता चल रहा है ऑर्थो इबोला, हाँ यही ग्रुप है, इसी की वजह से इबोला वायरस होता है। तो पहला स्टेटमेंट तो है करेक्ट। दूसरा, जो नेचुरल होस्ट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इबोला वायरस का नेचुरल होस्ट कौन है? क्या ये वायरस चिंपैंजी और गोरिल्ला से फैलता है? नहीं, याद करो याद करो, ये वायरस फैलता है फ्रूट बैट से। जो चमगादड़ होता है नेचुरली उसमें ये इबोला वायरस प्रेजेंट होता है। सेकंड गलत। थर्ड, अगर आप देखोगे, क्या इबोला वायरस का कोई ट्रीटमेंट नहीं है लेकिन एक्सपेरिमेंट चल रहा है? हाँ ये सही बात है यार, ट्रीटमेंट तो नहीं है लेकिन बहुत सारे एक्सपेरिमेंट यहाँ पर इसके चल रहे हैं। चौथा, जो इबोला वायरस है इसको प्राइमरीली अगर आप देखोगे तो क्या ये एयरबॉर्न पार्टिकल से ट्रांसमिट होता है? जैसे एक बार यूपीएससी ने पूछ लिया था, क्या जीका वायरस सेक्सुअली ट्रांसमिट होता है? हाँ बिल्कुल। क्या लेकिन यहीं पे इबोला वायरस एयरबॉर्न पार्टिकल के माध्यम से ट्रांसमिट होता है? तो ऐसा नहीं है, हवा से थोड़ी फैलता है। आपने कुछ बोल दिया सामने तो यहाँ पर वो एयर जो पार्टिकल्स हैं आपके वो दूसरे कांटेक्ट में आ गए, उससे इबोला वायरस ऐसे नहीं फैलता। जब तक आपके बॉडी का लिक्विड कांटेक्ट में ना आ जाए, आपका पसीना सीमेन के कांटेक्ट में कोई इंसान ना आ जाए, तब तक ये वायरस नहीं फैलता। तो फोर्थ यहाँ पर गलत हो गया अपना, और उसके बाद में सेकंड गलत हो गया, बचा पहला और तीसरा, ये दोनों सही हैं। तो सर फर्स्ट एंड थर्ड यानी ऑप्शन नंबर सी इज आवर करेक्ट आंसर, ठीक है। एक्सप्लेनेशन आपके सामने ये प्रेजेंट है। ये वायरस सबसे पहली बार डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में डिस्कवर किया गया था। एक नदी बहती है वहाँ से, पास में गाँव है इबोला, उसी के नाम पे यहाँ पर ये इबोला वायरस नाम रख दिया गया, ठीक है। बाकी मैंने आपको बताया नेचुरल होस्ट क्या है। नेचुरल होस्ट यहाँ पे फ्रूट बैट है जो टेरोपेरेडे फैमिली से बिलोंग करता है ना। कोई भी इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं है बट एक्सपेरिमेंट चल रहा है। चौथा गलत है क्योंकि बॉडी फ्लूइड से फैलता है ना कि एयरबॉर्न पार्टिकल से। चलिए आगे आते हैं। अगला प्रश्न बात करता है मिशन मौसम के बारे में, क्योंकि वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन न्यूज़ में था। मिशन मौसम भी मैंने आप लोगों को पढ़ाया। मिशन मौसम के रेफरेंस में बताइए कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला, क्या ये जो मिशन है इसका मेन पर्पज़ है भारत की जो कैपेसिटी है,
कैपेसिटी किस चीज़ को लेकर कि वेदर की फोरकास्टिंग कर सकें अच्छी तरीके से, क्या उसको बढ़ाने के लिए मिशन मौसम लाया गया है? जी बिल्कुल, है ना। क्यों लेकर आया गया है? ताकि जो वेदर है उसका अच्छी तरीके से अनुमान लगाया जा सके। अब वेदर का अनुमान लगाएंगे तो डिजास्टर अगर कोई आ रहा है तो उसका मैनेजमेंट अच्छे से हो सकेगा। पहला स्टेटमेंट करेक्ट है सर। दूसरा देखते हैं, क्या मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ये बॉडी रिस्पॉन्सिबल है इस मिशन मौसम को इम्प्लीमेंट करने के लिए? गलत, सरासर गलत। पहला सही है, दूसरा गलत है, मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में। तीसरा, क्या जो मिशन मौसम है इसका मेन पर्पज़ है मेट्रो सिटीज़ के अंदर में जो हवा की क्वालिटी है उसका अनुमान लगाना? भाई मिशन मौसम की बात हो रही है तो जो मौसम है, जो वेदर है, उसमें हर एक चीज़ प्रेजेंट है, तो बिल्कुल एयर क्वालिटी की भी फोरकास्टिंग ये करता है। तो फर्स्ट थर्ड इज़ करेक्ट, बाकी सेकंड वाला यहाँ पे गलत है। सेकंड वाला गलत क्यों है? क्योंकि दोस्तों ये मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर में नहीं आता, ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस के अंडर में। तो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस यहाँ पर उसको इम्प्लीमेंट करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इसको लेकर तो मैं सवाल आपको पूछ भी चुका हूँ पहले जब मैंने आपको ये टॉपिक पढ़ाया था। यह है बेसिकली यहाँ पर अंजी खट ब्रिज के बारे में। तो अंजी खट ब्रिज को लेकर आपके पास में 4 स्टेटमेंट है, बताइए कौन सा सही है। पहला, ये जो ब्रिज है, ये जो पुल है, इसको इस तरीके से यहाँ पर डिजाइन किया गया है कि ये 200 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड को झेल सकता है। सही चीज़ है ये। दूसरा, ये जो ब्रिज है ये जम्मू रीजन में, जम्मू कश्मीर के अंदर में जम्मू रीजन में लोकेटेड है। क्या ये सही बात है? बिल्कुल सही बात है ना। तीसरा, ये जो नदी है इसको यहाँ पे अंजी रिवर के ऊपर में बनाया गया है जो कि झेलम नदी की ट्राइब्यूटरी है। क्या ये सही है? सही है, बताओ। कहोगे हाँ सही है, अंजी ब्रिज नाम है तो अंजी नदी पे ही बना होगा, जैसे चेनाब ब्रिज है चेनाब नदी के ऊपर बना है। ठीक है, ये बात तो सही है, यहाँ तक तो सही है कि हाँ ये अंजी ब्रिज अंजी नदी पे बना है। लेकिन आगे का पढ़ो, क्या अंजी नदी झेलम नदी की सहायक नदी है? झेलम की नहीं है दोस्तों, वो चेनाब की सहायक नदी है। इस वजह से यहाँ पर ट्रिक के थ्रू ये कट जाता है हमारा ऑप्शन नंबर जो 3 है, स्टेटमेंट नंबर 3 है। तो पहला सही है, दूसरा सही है। अब देखो, ये जो ब्रिज है ना अंजी घाट ब्रिज, ये हमारा इंडियन रेलवे का एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट का हिस्सा है। वो प्रोजेक्ट क्या है? उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट के माध्यम से हमारा मेन टारगेट है हम जम्मू को कश्मीर से पूरी तरह से जोड़ दें, क्योंकि दोस्तों कश्मीर तक जाने का जो रास्ता है वो काफ़ी सारी घाटियों से गुजरता है। तो वहाँ पे हमने ऐसे पुल बनाए हैं जिसके ऊपर से ट्रेन गुजर सके। अब ट्रेन गुजर सकेगी तो कश्मीर जम्मू से कनेक्ट हो गया और जम्मू पूरे भारत से कनेक्ट है, तो कन्याकुमारी तक रास्ता पूरा जुड़ जाता है। तो कश्मीर से कन्याकुमारी पूरा यहाँ पर रास्ता जुड़ जाता है इन ब्रिज के माध्यम से। तो अंजी ब्रिज यहाँ पर एक बड़ा रोल प्ले करता है, अंजी घाट ब्रिज। ठीक है ना। तो पहला, दूसरा एंड फोर्थ ये सही है, थर्ड वाला यहाँ पर हो गया गलत। तो अपना कौन सा सही हो जाएगा भाई? है भी इसके अंदर या नहीं है? 1 2 एंड 4। अच्छा है, पहला ही तो है। 1 2 एंड 4 इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंजी रिवर के बारे में बता दिया, चेनाब की वो ट्राइब्यूटरी है ना कि झेलम की। अभी कल या परसों, कल ही तो पढ़ा था शायद, स्पॉटेड डियर के बारे में कब पढ़ा था? कल या परसों पढ़ा था यार। नागरहोल टाइगर रिजर्व चर्चाओं में था, कर्नाटका के अंदर में प्रेजेंट है। नागरहोल टाइगर रिजर्व में स्पॉटेड डियर की पॉपुलेशन बढ़ी जिस वजह से खबरों में आ गया स्पॉटेड डियर। 2 स्टेटमेंट है, बताइए कौन सा सही है। पहला, क्या स्पॉटेड डियर केवल और केवल वेस्टर्न घाट्स में पाया जाता है? दूसरा, स्पॉटेड डियर यहाँ पे नागरहोल टाइगर रिजर्व में भी देखने को मिल सकता है। अबे यार ये तो मैंने बता ही दिया है, तो जो सेकंड वाला है ये तो सही है, हाँ नागरहोल टाइगर रिजर्व में स्पॉटेड डियर प्रेजेंट है। दूसरा, क्या ये केवल वेस्टर्न घाट्स में पाया जाता है? केवल और केवल एंडेमिक वर्ड है, मतलब केवल वेस्टर्न घाट्स में। इंडिया का ये है मैप, ये वेस्टर्न घाट्स हैं। ऐसा नहीं है दोस्तों, वेस्टर्न घाट्स में तो ये पाया जाता ही जाता है। उसके अलावा इसका डिस्ट्रीब्यूशन देखोगे तो दूसरे कंट्रीज में भी स्पॉटेड डियर की पॉपुलेशन अवेलेबल है, जिस वजह से यहाँ पर पहला तो गलत है बट दूसरा सही है। दैट इज वाई ऑप्शन नंबर बी 2 ओनली इज द करेक्ट आंसर। अच्छा, ये याद रखिए, भारत में वेस्टर्न घाट्स में ये स्पॉटेड डियर पाया जाता है। स्पॉटेड डियर को हम चीतल के नाम से भी जानते हैं, लेकिन इसकी पॉपुलेशन भारत के साथ साथ नेपाल, भूटान, बांग्लादेश तक, श्रीलंका तक भी फैली हुई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और अगला बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। महर्षि अगस्त्यर के बारे में बात हो रही है। आपको याद होगा परसों मैंने काशी तमिल संगमम 3.0 के बारे में पढ़ाया, तो उसी दौरान मैंने महर्षि अगस्त्यर जी के बारे में पढ़ाया था। तो आपसे पूछा जाता है कि जो ये महर्षि जी हैं इनको क्रेडिट दिया जाता है किस योगदान को लेकर? उन्होंने भारत के ट्रेडिशन में क्या योगदान दिया है? पहला, क्या इन्होंने पहला जो वैदिक आश्रम है वो बनाया था नदन हिमालयन रीजन में? दूसरा,
इन्होंने तमिल भाषा को और तमिल ग्रामर को साउथ इंडिया में पूरी तरह से इसको इंट्रोड्यूस किया। तीसरा, अर्थशास्त्र यहाँ पे इन्होंने लिखा। चौथा, या फिर जो भगवत गीता की टीचिंग्स है उसके बारे में दर्शाया इन्होंने। तो बताइए चारों में से कौन सा सही है? अगर आप देखोगे तो आधे तो आप ऐसे ही कैंसिल कर दोगे। अर्थशास्त्र कौटिल्य जी के थ्रू लिखा गया है, भगवत गीता कृष्ण जी के थ्रू यहाँ पर मेंशन की गई है, अभी बहुत सारी और भी चीज़ें इसके अंदर में। बट इसका आंसर क्या है पता है? इसका आंसर है यहाँ पर, अभी आप देखोगे काशी और हमने तमिल संगमम के बारे में बात की, तो आप देखोगे जो महर्षि अगस्त्यर जी थे, इनका एक मेन कंट्रीब्यूशन ये था कि इन्होंने तमिल लैंग्वेज जो है, तमिल भाषा जो है, जो ग्रामर है, वो पूरे साउथ इंडिया में इन्होंने इंट्रोड्यूस किया। तो उस चीज़ के लिए यहाँ पर ये जाने जाते हैं, उस चीज़ का क्रेडिट इनको दिया जाता है। इवन यहाँ पे कई बार जो तमिल ग्रामर है उनका फादर बोला जाता है, ही इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ तमिल ग्रामर। क्यों? क्योंकि इन्होंने अगत्यम को कंपाइल किया। अगत्यम क्या है? ये पहली तमिल ग्रामर टेक्स्ट है। तो ध्यान रखिएगा, इनका योगदान तमिल लिटरेचर, तमिल लैंग्वेज, तमिल कल्चर, इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा है। चलिए आगे आते हैं। अगस्त्यार जी के बारे में ये बात क्लियर हो गई, बाकी ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं कि इसके कौन कौन से और में आंसर हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भी इंटरेस्टिंग है और इम्पॉर्टेंट है। अभी हमने दूसरा क्वेश्चन भी तमिलनाडु से रिलेटेड ही लिया है। आपको याद होगा रिसेंटली एक ग्लास ब्रिज के बारे में पढ़ाया था, ग्लास ब्रिज चर्चाओं में है, जो कहीं पे खोला गया है ना। तो उसकी वजह से एक फेमस तमिल लिटरेरी वर्क न्यूज़ में है। बताइए यहाँ पर यह बोला जा रहा है कि जो थिरुवलर जी हैं, थिरुवलर एक और पर्सनैलिटी हैं। अब जो थिरुवलर हैं वो बेसिकली यहाँ पर कौन से अपने आर्ट वर्क के लिए, अपने लिटरेचर वर्क के लिए जाने जाते हैं, बेसिकली ये बताना है। क्या चीज़ लिखी है उन्होंने? पहला शिल्पतिकरम, दूसरा संगम लिटरेचर, तीसरा थिरुकुरल, या चौथा रामायणम। तो सही उत्तर क्या है? बहुत ही सिंपल आंसर है इसका, ऑप्शन नंबर सी थिरुकुरल। पढ़ाया था ना, थिरुकुरल लिखा गया है थिरुवलर जी के थ्रू, क्योंकि थिरुवलर जी की जब बात करते हैं तो रिसेंटली एक ग्लास ब्रिज तमिलनाडु में ओपन किया गया है और वो ब्रिज विवेकानंद मेमोरियल को सीधा जोड़ता है थिरुवलर जी के स्टैचू के साथ में। तो थिरुवलर जी का इतिहास देखें, एक तमिल पोएट हैं, फिलोसोफर हैं, जो अपने अलग से जो कंट्रीब्यूशन दिया उसके लिए जाने जाते हैं। थिरुकुरल की हम बात कर रहे हैं तो ये इनके थ्रू लिखा गया है। थिरुकुरल बेसिकली यहाँ पर क्या है, इसमें दोहे प्रेजेंट हैं, लोगों को एथिक्स, पॉलिटिक्स, लव, इन सब चीज़ों के बारे में समझाया गया है। इस पूरे थिरुकुरल में लगभग 1330 कपलेट्स, 1330 दोहे आपको देखने को मिलेंगे जो अलग चैप्टर्स में डिवाइड करे गए हैं। तो ये क्लियर हो गया, पढ़ा चुका हूँ ये सब। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर आपके सामने है और यहाँ पे होगा थोड़ा सा गेम क्या है, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। क्वेश्चन ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द गल्फ ऑफ मैक्सिको इज आर करेक्ट। याद है गल्फ ऑफ मैक्सिको पढ़ाया, क्यों? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे हैं गल्फ ऑफ मैक्सिको का नाम बदल के गल्फ ऑफ अमेरिका कर देते हैं ना, तो न्यूज़ में था ये। इसको लेकर 4 स्टेटमेंट है, नीचे ऑप्शन है कि चारों में से बताइए कौन सा सही है। पहला, क्या गल्फ ऑफ मैक्सिको हमारे एटलांटिक ओशन से जुड़ता है वाया स्ट्रेट ऑफ फ्लोरिडा एंड कैरेबियन सी से जुड़ता है वाया युकाटन चैनल? तो पहला स्टेटमेंट दोस्तों बिल्कुल सही है। ठीक है, अगर मैं आपको यहाँ पर मैप में दिखाऊं तो यार वैसे मैं पढ़ा चुका हूँ मैप में पहले भी, देख लेते हैं फिर भी गल्फ ऑफ मैक्सिको कहाँ है। ये है दोस्तों यहाँ पर गल्फ ऑफ मैक्सिको। ठीक है, ये दिख रहा है गल्फ ऑफ मैक्सिको, ये है स्ट्रेट ऑफ फ्लोरिडा। इस स्ट्रेट ऑफ फ्लोरिडा बेसिकली क्या करता है, इस गल्फ ऑफ मैक्सिको को यहाँ पे आप देखोगे तो अटलांटिक ओशन के साथ में जोड़ता है। ठीक, सही बात हो गई। अब यही गल्फ ऑफ मैक्सिको के साथ में एक और यहाँ पर रास्ता निकलता है, इसको बोलते हैं युकाटन चैनल। इस युकाटन चैनल के माध्यम से गल्फ ऑफ मैक्सिको कैरिबियन सी के साथ में जुड़ता है। ये भी क्लियर हो गया। तो पहला स्टेटमेंट तो सर बिल्कुल सही है। दूसरी चीज़, गल्फ ऑफ मैक्सिको को देखोगे ना तो इसमें से एक बीच में से लाइन जो जा रही है, कौन सी लाइन है? यह है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, अब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे आपको पता ही है होता है इक्वेटर, इक्वेटर के नीचे होता है सर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। अब जो आपको ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न दिख रहा है और ऊपर यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वाली लाइन दिख रही है, इसके बीच का हिस्सा क्या कहलाता है? ट्रॉपिकल रीजन, है ना। अब गल्फ ऑफ मैक्सिको बेसिकली क्या है, इस पे से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बाहर का जो हिस्सा है ये आपका सब ट्रॉपिकल रीजन कहलाता है। पता है ये भी बात आपको, ऊपर का हिस्सा सब ट्रॉपिकल रीजन कहलाता है। ठीक, अब ये मैं क्यों बता रहा हूँ उसके पीछे का रीज़न अभी आपको पता चल जाएगा। तो सर पहला स्टेटमेंट हो गया है करेक्ट। दूसरा, बोला जाता है कि ये जो गल्फ ऑफ मैक्सिको है इसको कई बार मेडिटेरेनियन ऑफ द अमेरिका बोला जाता है, ये भी सही बात है। तीसरा, गल्फ ऑफ मैक्सिको का जो क्लाइमेट है ये कंसिस्टेंटली ट्रॉपिकल होता है, मतलब कंप्लीटली ट्रॉपिकल क्लाइमेट होता है। क्या ये सही हो सकता है स्टेटमेंट?
क्या यहाँ पर अगर यही यहाँ पे दोस्तों लाइन जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न ट्रॉपिक ऑफ ये कैंसर वाली लाइन है, ये अगर यहाँ से जा रही होती और इस पूरे हिस्से में गल्फ ऑफ मैक्सिको अंदर ही अंदर आ रहा होता, तब तो कह सकते थे हाँ भैया यहाँ पे ट्रॉपिकल क्लाइमेट है। लेकिन भाई इसमें कुछ हिस्सा गल्फ ऑफ मैक्सिको का, कुछ हिस्सा तो ट्रॉपिकल रीजन में आता है, कुछ हिस्सा इसके सब ट्रॉपिकल में आता है। तो जब ये वर्ड यूज होता है ना कंसिस्टेंटली, कंटिन्यूसली, कंप्लीटली, तो उस केस में अगर आप देखोगे तो ये वाला स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि गल्फ ऑफ मैक्सिको का जो क्लाइमेट है वो केवल ट्रॉपिकल क्लाइमेट नहीं है, सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट भी है। पहला दूसरा सही है, तीसरा गलत है, चौथा जो है वो फिर भी सही है, क्योंकि चौथे में मैंने आपको पढ़ाया है एग्जैक्टली कि गल्फ ऑफ मैक्सिको में दो इंपॉर्टेंट नदियां आके खाली होती हैं, एक मिसिसिपी नदी है, दूसरी रियो ग्रांडे। दैट इज वाई आपका सही उत्तर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 1, 3 एंड 4, यानी कि सी इज द करेक्ट आंसर। सी है ना, सी होगा या बी होगा यार? 1, 2 एंड 4, 1, 2 एंड 4, हाँ बी होगा यार, सी कैसे होगा? सी तो यहाँ पर ये गलत है ना, ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल वाला भी मैंने आपको बता दिया है, एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ पर ये मिल जाएगा। चलिए फिर बात आती है दोस्तों यहाँ पे प्रोजेक्ट वीर गाथा के बारे में। अभी डिस्कशन क्या है? प्रोजेक्ट वीर गाथा को लेकर आपके पास में 4 स्टेटमेंट्स प्रेजेंट हैं। पहला, प्रोजेक्ट वीर गाथा को हमने लॉन्च किया इंडिया के 75वें इंडिपेंडेंस सेलिब्रेशन के तौर पे अंडर द आज़ादी का अमृत महोत्सव। सही बात है जी, बिल्कुल सही बात है, ठीक है, इसलिए हम लेकर आए। दूसरा, प्रोजेक्ट वीर गाथा का प्राइमरी मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? इसके बारे में मतलब जो गैलेंट्री अवॉर्डीज हैं, जो हमारे बहादुर सोल्जर हैं, उनकी स्टोरीज, उनकी बहादुरता के बारे में अवेयरनेस फैलाना, जागरूकता फैलाना, ये वीर गाथा का पर्पज है। नाम से पता चल रहा है वीर गाथा, है ना, तो ऑब्वियस सी बात है जो ब्रेवरी है उसी को दर्शाएगा। सेकंड स्टेटमेंट भी हमारा करेक्ट है। थर्ड वन पे फोकस करते हैं। जो प्रोजेक्ट वीर गाथा है ये एक जॉइंट इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का। क्या ये सही बात है? ये गलत बात है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दोस्तों एक मिनिस्ट्री दोनों में से गलत है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के साथ साथ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि यहाँ पे प्रोजेक्ट वीर गाथा का पर्पस पता है क्या है? मेन पर्पस यही है, हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स रहे हैं, ठीक है, चौथा ऑप्शन देखोगे, जो फ्रीडम फाइटर्स रहे हैं जिन्होंने देश के लिए आज़ादी लड़ी है, उनके बारे में जागरूकता फैलाना, गैलेंट्री अवॉर्डीज़ के बारे में जागरूकता फैलाना, स्पेशली स्टूडेंट्स जो होते हैं, बच्चे जो होते हैं, उनको पढ़ाना। स्कूल्स के अंदर वो पार्टिसिपेट करते हैं, इन पे एस्से लिखते हैं, थॉट्स लिखते हैं अपने, तो पार्टिसिपेशन भी होता है उनका, एक प्रोग्राम होता है पूरा इस प्रोजेक्ट वीर गाथा के तहत। तो इस वजह से मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का बड़ा रोल है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड डिफेंस मिलकर यहाँ पर इस इनिशिएटिव को इम्प्लीमेंट करते हैं। तो हमारा 1, 2 एंड 4 करेक्ट आंसर है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो रिवीजन भी हो गया, हमने आर्टिकल भी पढ़ लिया। तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर नहीं रहेगा, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन रहेगा। अगला न्यूज़ आर्टिकल, इंडो बर्मीज पेंगुलिन रिसेंटली काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में देखने को मिला है ना। तो पेंगुलिन के बारे में वैसे सारी डिटेल मैंने डिस्कस की। ये इंडो बर्मीज पेंगुलिन एक नई पेंगुलिन की प्रजाति है जो डिस्कवर की गई है। बताइए इस पेंगुलिन की प्रजाति को लेकर तीनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है? पहला, ये इंडो बर्मीज पेंगुलिन जो है ये जेनेटिकली बिल्कुल अलग है चाइनीज़ और इंडियन पेंगुलिन से। दूसरा स्टेटमेंट, ये इंडो बर्मीज पेंगुलिन की जो स्पीशी है, जो ये प्रजाति है, इसको अरुणाचल प्रदेश और असम में डिस्कवर किया गया है। तीसरा, ये जो पेंगुलिन्स हैं, ये पेंगुलिन इसलिए जाने जाते हैं क्योंकि इनकी डिमांड मार्केट में बहुत होती है। कई बार दवाइयों में इनके जो ऊपर के कांटे होते हैं उसका इस्तेमाल किया जाता है, लग्जरी आइटम मार्केट्स में इनका यूज़ होता है। तो बताइए तीनों में से कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं? वैसे अगर आप देखोगे तो तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही हैं, इस वजह से ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दी अबव आर करेक्ट। इंडो बर्मीज पेंगुलिन के बारे में डिस्कस किया था मैंने, अभी थोड़े दिनों पहले बताया था। एक नई प्रजाति पेंगुलिन की डिस्कवर की गई है और ये डिस्कवरी कहाँ पे हुई है? अरुणाचल प्रदेश और असम में हुई है। ये वाली जो पेंगुलिन है नेपाल, भूटान, म्यांमार में भी पाया जाता है। तो डिस्कवरी भारत में अरुणाचल और असम में हुई, इस वजह से चर्चाओं में था। बाकी ये काफ़ी अलग है, जेनेटिकली अलग है चाइनीज़ और इंडियन पेंगुलिन से। तो पहला भी सही है, दूसरा भी सही है और तीसरा भी सही है, क्योंकि यहाँ पर इसके ऊपर के जो कांटे वगैरह होते हैं उसका यूज़ किया जाता है कई बार अलग अलग मार्केट्स के अंदर में। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करता है फुट एंड माउथ डिजीज़ के बारे में। तो ये क्या है? चलिए बात करते हैं। फुट एंड माउथ डिजीज़ रिसेंटली चर्चाओं में था। 4 स्टेटमेंट है, कौन सही है? पहला, फुट एंड माउथ डिजीज़ होती है एक वायरस की वजह से, एक ऐसा वायरस जो पिकॉर्नेविरिडाई फैमिली से बिलोंग करता है और इस वायरस के 7 अलग अलग वेरिएंट्स हैं। क्या ये सही बात है? जी बिल्कुल सही बात है। दूसरा, घोड़े, कुत्ते और बिल्लियाँ, इनको सबसे ज़्यादा खतरा होता है फुट एंड माउथ डिजीज़ का।
क्या ये सही बात है? बिल्कुल गलत। घोड़े, बिल्ली और इन कुत्तों को ही सबसे कम खतरा होता है। इनको ये फुट एंड माउथ डिजीज़ नहीं होती। ये फुट एंड माउथ डिजीज़ किसको होती है? आपको याद होगा मैंने क्लूव्ड हूफ्ड करके यहाँ पर एक वर्ड पढ़ाया था। क्लोव्ड हूफ्ड एनिमल्स जो होते हैं, यानी जैसे गाय भैंस हो गई, गाय के पैर देखोगे तो कुछ इस प्रकार से होते हैं, तो बीच में एक गैप होता है ना। उसी तरीके से यहाँ पर अगर आप देखोगे तो भैंस के पैर भी कुछ इस प्रकार से होते हैं, बीच में एक गैप होता है। जबकि यहाँ पर घोड़े का पैर देखोगे कुछ ऐसा होता है ना। तो बीच में जो एक गैप होता है कई बार इसी में घाव हो जाता है। इसको बोलते हैं क्लोव्ड हूफ्ड एनिमल्स। तो उनको यानी गाय भैंसों में ज़्यादातर इम्पैक्ट करती है ये फुट एंड माउथ डिजीज़। तो दूसरा वाला गलत है, पहला वाला सही है। तीसरा देखते हैं, फुट एंड माउथ डिजीज़ की वजह से बहुत सारा इकोनॉमिक लॉस भी होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर फुट एंड माउथ डिजीज़ का इम्पैक्ट सीधा एक इंसान के हेल्थ पर पड़ता है और फूड सेफ्टी भी पड़ता है। क्या ये सही है? ये भी गलत है। भाई इंसान की हेल्थ से क्या लेना देना, यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है, सीधा जानवर को इम्पैक्ट करता है। तो यहाँ पे जो ये इकोनॉमिक लॉस है ना, ये होता तो है यहाँ पे, लेकिन ये कैसे होगा? भाई गाय भैंस बीमार पड़ेंगी तो यहाँ पर दूध का प्रोडक्शन कम होगा, उससे इकोनॉमिक लॉस होगा। इंसान की हेल्थ का कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ पे सेकंड भी गलत है, थर्ड भी गलत है, पहला सही है। चौथा देखते हैं, फुट एंड माउथ डिजीज़ की जो वैक्सीन है ये आज के समय पर अवेलेबल है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, मैंने बताया कि इस वायरस के, जिस वायरस से बीमारी फैलती है, इसके 7 वेरिएंट हैं। तो सातों वेरिएंट में अगर आप देखोगे, अलग अलग वेरिएंट्स को ट्रीट करने के लिए आपको अलग अलग वैक्सीन चाहिए होती है। ऐसा नहीं है एक वैक्सीन सातों वेरिएंट्स को टैकल कर पाएगी, ऐसा नहीं होता। हाँ, तो अलग अलग वैक्सीन चाहिए। तो बेसिकली यहाँ पर फोर्थ वाला सही है। तो आपका फर्स्ट एंड 4 इज़ द करेक्ट आंसर एंड द ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये इसके साथ वेरिएंट्स के बारे में डिटेल मेंशन है, ये कुछ डिटेल आपके सामने प्रेजेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डेजर्ट नेशनल पार्क न्यूज़ में था, इसको लेकर तो यूपीएससी भी क्वेश्चन पूछ चुका है। तो सर डेजर्ट नेशनल पार्क को लेकर 4 स्टेटमेंट प्रेजेंट है, बताइए कौन से है। पहला, डेजर्ट नेशनल पार्क थार डेजर्ट में राजस्थान में लोकेटेड है। जी बिल्कुल सही बात है। दूसरा, ये जो नेशनल पार्क है, डेजर्ट नेशनल पार्क जो है जब थार डेजर्ट में है जहाँ पे रेगिस्तान है, क्या वहाँ पे ज़्यादा बारिश होती है? हाई एनुअल रेनफॉल होता है, वो भी 100 mm से ज़्यादा? ऐसा नहीं है। एक लॉजिक लगा सकते हो, डेजर्ट है, रेगिस्तान पड़ा है, वहीं पे डेजर्ट नेशनल पार्क है, तो ऐसा नहीं है वहाँ पे एक्सीडिंग 100 mm कोई हाईएस्ट रेनफॉल नहीं होता है। सेकेंड वाला गलत है। तीसरा वाला अगर आप देखोगे तो डेजर्ट नेशनल पार्क जाना जाता है क्योंकि यहाँ पे जुरासिक पीरियड के समय के कुछ फॉसिल्स यहाँ पे पाए जाते हैं। तो अगेन थर्ड वाला भी यहाँ पे सही है। फोर्थ देखते हैं, जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है, ये एक ऐसी प्रजाति है बर्ड की जो बिल्कुल खतरे में है, कुछ ही मात्रा में बची है, खत्म हो गई तो विलुप्त हो जाएगी प्रजाति। क्या ये आप कह सकते हैं इस डेजर्ट नेशनल पार्क में मिलती है? जी बिल्कुल, ये भी मिलती है। तो पहला वाला, तीसरा वाला, चौथा वाला सही है। अगेन सेकंड यहाँ पर गलत हो जाता है, तो आपका फर्स्ट 3 एंड 4 यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, एक्सप्लेनेशन ये प्रेजेंट कर दिया गया है, वैसे मैं आपको इसके बारे में ऑलरेडी बता चुका हूँ। अगला प्रश्न ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन के बारे में बात करता है। पता है ना, भारत के 2 बीचेस हैं रिसेंटली जिनको यहाँ पर ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन दिया गया है। ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन किस लिए होता है? जो बीच होते हैं इंडिया के तट वाले हिस्सों में, बीचों को यहाँ पर यह सर्टिफिकेशन दिया जाता है। इसको लेकर 4 स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट बोलता है ये जो ब्लू फ्लैग प्रोग्राम है इसकी शुरुआत हुई थी फ्रांस में, और इस पूरे प्रोग्राम का जो मैनेजमेंट है वो एक बॉडी करती है जिसका नाम है फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन। डेनमार्क बेस्ड बॉडी है, इसी के माध्यम से ये ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन दिया जाता है। जो भी बीच बहुत खूबसूरत होगा, उसने अपने यहाँ पे साफ़ सफाई मेंटेन कर रखी होगी, उसको यहाँ पर ये टैग दिया जाएगा। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट आपका सही है। दूसरा देखोगे तो ये जो सर्टिफिकेशन है ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन, ये केवल और केवल उन बीचेस को दिया जाता है जहाँ पे वाटर क्वालिटी अच्छी है और एनवायरमेंटल एजुकेशन अच्छा है। क्या केवल उन बीचेस को दिया जाता है? ऐसा नहीं है। इसमें हाँ ये तो है ही बेसिकली, इसके साथ साथ इसके अलावा 2 क्राइटेरिया और भी हैं। तो 2 क्राइटेरिया और देखोगे तो उस आधार पे यहाँ पर ये अवार्ड दिया जाता है। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा, ऐसा नहीं है क्योंकि यहाँ पे वर्ड ओनली लग गया है। मैंने आपको जब ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन पढ़ाया था तो ये बात क्लियरली वहाँ पे मेंशन की थी कि देयर आर 4 क्राइटेरियाज। 4 क्राइटेरिया के आधार पे डिसाइड होता है कि किस बीच को ये ब्लू फ्लैग का सर्टिफिकेशन मिलेगा। वो 4 क्राइटेरिया क्या क्या हैं सर? सबसे पहला यहाँ पर आपका है वाटर क्वालिटी वहाँ पे कैसी है, एनवायरमेंटल एजुकेशन किस तरीके से प्रमोट कर रहे हैं, एंड द रेस्ट 2 कौन कौन से हैं वो यहाँ पर आपका है एनवायरमेंटल मैनेजमेंट कैसा हो रहा है और सेफ्टी कैसी है वहाँ पे। ये 4 सेक्शंस के आधार पर ही यहाँ पे ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन दिया जाता है। यहाँ पे बोला जा रहा है केवल इन 2 आधार पे, ओनली वर्ड ने गेम खराब कर दिया। तो पहला तो सही है बट दूसरा गलत हो गया। फिर एक और स्टेटमेंट बोलता है कि केरला का कपड़ बीच और चाल बीच, केवल यही 2 इकलौते बीच हैं भारत में जिसको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिला है।
आज तक बताइए भाई, कितने बीच हैं इंडिया के? पढ़ाया है मैंने, कितने बीच हैं? नंबर बताओ, कितने बीच को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिला हुआ है? तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये तो 2 अभी हैं जिसको रिसेंटली मिला, जिस वजह से चर्चाओं में है। वैसे बहुत सारे बीचेस हैं, तो हमारा ये भी गलत है। तो सेकंड भी गलत हो गया, थर्ड भी गलत हो गया, एंड फोर्थ देखेंगे तो इस प्रोग्राम का मेन पर्पज़ यही है कि बीच पे जो मैरिन एरियाज़ हैं, फ्रेश वाटर डेवलपमेंट है, उसको प्रमोट करना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करना। ऑब्वियस सी बात है, जब ये सर्टिफिकेशन मिलेगा मतलब वो बीच बहुत अच्छा है, लोग घूमने के लिए जाएंगे, तो डेवलपमेंट प्रमोट होगा। तो फोर्थ वाला सही है। तो फर्स्ट एंड फोर इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए 1 एंड 4 ओनली इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बीमारी चर्चाओं में थी, याद है? अभी एक बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई थी इस बीमारी को लेकर। ये ना आपकी खाल जो स्किन होती है उससे रिलेटेड बीमारी है, जिसका नाम है ट्राइकोपाइथन एंडोटेनाई। इसको लेकर आपके पास में 4 स्टेटमेंट है, बताइए चारों में से कौन सा सही है। पहला, ये बीमारी डर्माटोफाइट ग्रुप को बिलोंग करती है। इससे आपकी खाल के ऊपर में, नाखून के ऊपर में, बालों के ऊपर में बड़ा इन्फेक्शन फैलता है। तो क्या ये सही बात है? जी बिल्कुल सही बात है। दूसरा, ये जो यहाँ पर बीमारी है ना, ये एक प्रकार का फंगस इन्फेक्शन है, फंगल इन्फेक्शन जिसको बोलते हैं। एक होता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो बैक्टीरिया की वजह से होता है, एक वायरल इन्फेक्शन जो वायरस की वजह से होता है। ये आपका फंगल इन्फेक्शन है जो फंगस की वजह से होता है। लेकिन ये इन्फेक्शन इतना खतरनाक है कि फंगस को मारने के लिए जब आप एंटी फंगल का इस्तेमाल करते हैं तो वो भी सही से यहाँ पर काम नहीं करता है इस बीमारी को ख़त्म करने के लिए। क्या ये सही है? बिल्कुल। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये वाला स्टेटमेंट भी आपका बिल्कुल करेक्ट है, ऐसा ही होता है। तो फर्स्ट सेकंड करेक्ट है। तीसरा देखोगे कि ये जो ट्राइकोफाइथन एंडोटेनाई है, एंडोटेनाई वर्ड जो है ना, ये इंडिया से लिया गया है, जिस वजह से डॉक्टर इकट्ठे हुए और उनका कहना हुआ कि भाई भारत के नाम पे बीमारी का नाम रख दिया है। तो हम लोगों ने यहाँ पर इसको लेकर सवाल उठाया कि नाम बदल दिए इसका, लेकिन नाम तो इसका इंडिया पे है। क्या ये बीमारी केवल इंडिया में पाई जाती है और कहीं नहीं पाई जाती? ये गलत बात है दोस्तों, ये वाला स्टेटमेंट बिल्कुल रॉन्ग है। इंडिया के साथ साथ 40 और देश हैं जहाँ पे बीमारी पाई जाती है, ठीक है। उसके अलावा फोर्थ ऑप्शन, जो ट्राइकोफाइथन एंडोटेनाई है, ये हर प्रकार के पेशेंट्स को अफेक्ट कर सकता है, चाहे किसी भी प्रकार के ग्रुप हो, चाहे कोई सभी जेंडर हो, मेल फीमेल किसी को नहीं देखता। ये भी सही बात है। तो अगर हम थर्ड को छोड़ दें तो फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ आपके सही हैं। तो फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ यहाँ पर बी वाला आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। ये आप लोग यहाँ पर इसके बारे में पढ़ पाएंगे जो मैंने आपको पढ़ाया। फिर अब यहाँ पे बात होती है पिंक फायर रिटार्डेंट के बारे में। पता है यूएसए में आग लगी है ना, जो जंगलों में आग लगी है, उसको बुझाने के लिए पिंक कलर का पाउडर छिड़का गया, जिसके ऊपर मैंने थंबनेल भी लगाया था आज से कुछ दिन पहले। तो इसको लेकर क्वेश्चन है कि सर क्या है बताइए। 3 स्टेटमेंट है, कौन सा सही है? पहला, जो ये पिंक कलर का पाउडर है ये फायर रिटार्डेंट, इसको हम फॉस्चेक के नाम से जानते हैं। इसमें अमोनियम फॉस्फेट बेस्ड स्लरी प्रेजेंट होती है। दूसरा, इसमें जो पिंक कलर इस्तेमाल किया गया है ना, वो अलग से ऐड किया गया है, और वो एड्स इसलिए किया गया ताकि वो खूबसूरत लगे, एस्थेटिक पर्पस के लिए केवल हमने इसका इस्तेमाल किया है। क्या बताइए, एस्थेटिक पर्पस के लिए पिंक कलर का यूज़ किया है या कोई और पर्पस है? तीसरा, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये जो फायर रिटार्डेंट होता है, यानी आग बुझाने का यहाँ पर ये पाउडर तैयार किया है पिंक कलर का, इसके बहुत सारे एनवायरमेंटल इफेक्ट हो सकते हैं जो एनवायरमेंट में नुकसान पहुंचाएंगे। इससे यहाँ पर जो एक्वेटिक लाइफ है, पानी के अंदर जीवन प्रेजेंट है, उसमें बहुत ज़्यादा जहर फैलेगा। तीनों में से कौन सा सही है? तो आपको लगेगा पहला, हाँ सही है यार, इसको हम फॉस्चेक के नाम से जानते हैं, तो पहला स्टेटमेंट तो करेक्ट है। दूसरा, पिंक कलर इसलिए दिया है इसकी खूबसूरती को दिखाने के लिए, ऐसा नहीं है। पिंक कलर दिखाई पड़ जाएगा दूर से, तो जहाँ जहाँ पे इसको छिड़केंगे हमें पता चल जाएगा यहाँ पे हमने आग बुझा दी है। तो उसके पीछे का पर्पस दूसरा है, ना कि एस्थेटिक पर्पस। सेकंड गलत है। तीसरा यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये सही है, क्योंकि फायर रिटार्डेंट्स हार्मफुल हो सकते हैं, क्योंकि इसमें अमोनियम फॉस्फेट प्रेजेंट है, तो ये बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा सकते हैं एनवायरमेंट को, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे 1 एंड 3 ओनली इज द करेक्ट आंसर। ये पीछे का डेटा आपका प्रेजेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न बात करता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द डीनोटिफाइड ट्राइब्स इज आर करेक्ट। डीनोटिफाइड ट्राइब्स पता है, मैंने आपको पढ़ाया था, है ना। तो डीनोटिफाइड ट्राइब्स को लेकर बताइए तीनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला, डीनोटिफाइड ट्राइब्स को हम क्रिमिनल ट्राइब भी कहते हैं, मतलब स्पेशली ब्रिटिशर्स के समय पर जब अंग्रेजों का शासन चल रहा था तो उन्होंने डीनोटिफाइड ट्राइब को क्रिमिनल ट्राइब का टैग दे दिया अंडर द क्रिमिनल ट्राइब एक्ट ऑफ 1871। दूसरा, सारी जितनी भी डीनोटिफाइड ट्राइब्स हैं इनको शेड्यूल ट्राइब के अंदर में आज रखा गया है। क्या ये सही है? तीसरा, एक स्टिग्मा, एक कह सकते हैं कि डिस्क्रिमिनेशन, एक विवाद, एक कह सकते हैं कि भेदभाव हो रहा है इन डीनोटिफाइड ट्राइब के साथ में। इनको हमेशा से क्रिमिनल ट्राइब की तरह देखा गया है। हालांकि ये जो क्रिमिनल ट्राइब का लेबल है ये अंग्रेजों ने दिया था, भारत सरकार ने ये पूरा लेबल खत्म कर दिया।
भारत सरकार अब इनको डीनोटिफाइड ट्राइब कहती है, लेकिन उसके बावजूद भी आज भी इनको क्रिमिनल ट्राइब की तरह ट्रीट किया जाता है। क्या ये स्टेटमेंट सही है? तो अगर आपको लग रहा है पहला सही है, हाँ बिल्कुल सही है। तीसरा सही है, हाँ बिल्कुल सही है। क्या सेकंड वाला सही है? गलत है। क्योंकि अभी रिसेंटली हमने डीनोटिफाइड ट्राइब के कॉन्सेप्ट को इसलिए पढ़ा था क्योंकि उसमें से इस कम्युनिटी में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस नहीं दिया जा रहा है, और स्टेटस ना मिलने की वजह से जो बेनिफिट्स मिलते हैं शेड्यूल ट्राइब्स को वो उनको नहीं मिल पा रहे हैं। तो इस वजह से जो सेकंड वाला ऑप्शन है दोस्तों वो गलत है, बट फर्स्ट एंड थर्ड सही है। दैट इज वाई 1 and 3 ओनली इज द करेक्ट आंसर। चलिए यहीं से एक और प्रश्न बनता है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि बताइए वो कौन सा कमीशन या वो कौन सी कमेटी है जिसने यहाँ पर रिकमेंडेशन दिया है और ये बोला है कि हमें डी नोटिफाइड ट्राइब्स हों, चाहे नोटिफाइड ट्राइब्स हों, चाहे वो सेमी नॉमिनेट ट्राइब्स हों या नॉमिनेट ट्राइब्स हों, इन लोगों के कल्याण के लिए एक परमानेंट बॉडी बनानी चाहिए, इन लोगों के उत्थान के लिए एक बॉडी बनानी चाहिए। ये कौन से कमीशन ने बात बोली है? पहला आईडेट कमीशन, बी मंडल कमीशन, सी काका कालके कमीशन, चौथा जो है बलवंत राय मेहता कमेटी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, आईडेट कमीशन। इसी का मेन पर्पस है कि इन लोगों को ये सपोर्ट प्रोवाइड करवाया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन दोस्तों। आपको पता होगा रिसेंटली 2 जहाज और 1 सबमरीन चर्चाओं में था, है ना? INS नीलगिरी, INS सूरत, INS वगशीर। इसमें से INS सूरत और नीलगिरी ये हैं आपके दोनों जहाज। वगशीर जो है ये आपकी सबमरीन है, पनडुब्बी है। ये रिसेंटली यहाँ पर इंट्रोड्यूस की गई है, नेवी को सौंपी गई है। और ये तीनों के तीनों यहाँ पर जो ये जहाज सबमरीन है ये अलग अलग प्रोजेक्ट्स के अंडर में आते हैं। सब प्रोजेक्ट वगैरह सब पढ़ा चुका हूँ। तो ये जो क्वेश्चन है ना, इस एक क्वेश्चन से 4 निशाने लगेंगे। कैसे लगेंगे आपको दिखाता हूँ मैं, समझिए। ये पहला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है वो कौन सा प्लेटफॉर्म है ना, जिसको प्रोजेक्ट 17A के तहत में, सॉरी वो कौन सा जहाज है, वो कौन सा जहाज है जो प्रोजेक्ट 17A के तहत में जिस फ्रीगेट को रिसेंटली यहाँ पर लेकर आया गया है। ऑप्शन नंबर ए INS सूरत, बी INS वगशीर, सी INS नीलगिरी या डी INS विशाखापत्तनम। बताओ जल्दी बताओ। तो प्रोजेक्ट 17A के तहत हम लेकर आए हैं INS नीलगिरी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर है, क्योंकि जो वगशीर है, जो ये सबमरीन है, ये तो हम लोगों ने कलवरी क्लास वाली सबमरीन को ऐड किया है। तो सबमरीन जो है वो कलवरी क्लास से लेकर आई गई है। तो आप यहाँ पे देखेंगे अगला क्वेश्चन सबमरीन को लेकर है कि बताइए आपकी INS वगशीर कौन सी क्लास ऑफ सबमरीन को बिलोंग करती है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए ही है, प्रोजेक्ट 75 कलवरी क्लास को बिलोंग करती है। फिर ऐसे यहाँ पर अगला प्रश्न है कि प्रोजेक्ट 15B, अब की बार कोई 17 नहीं है, 15B की बात हो रही है। तो 15B के तहत वो कौन सा डिस्ट्रॉयर है जो रिसेंटली हमने यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया है। तो भाई यहाँ पर वगशीर की बात हो गई है, नीलगिरी की बात हो गई है। अब यहाँ पे बात आती है INS सूरत की। तो ये जहाज़ हमने प्रोजेक्ट 15B के तहत लेकर आए। तो प्रोजेक्ट 15B के तहत सूरत आया। वगशीर में आप देखोगे तो ये पनडुब्बी कलवरी क्लास की है, और प्रोजेक्ट 17A के तहत नीलगिरी को इंट्रोड्यूस किया। तो ये तीनों के तीनों यहाँ पर क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और आखिरी क्वेश्चन और सुनिएगा, इस क्वेश्चन का जवाब देना इंटरेस्टिंग है, और इसका जो आंसर होगा वो तीनों के तीनों पे इम्प्लीमेंट होगा। क्वेश्चन क्या है? Which of the following naval platforms is not equipped with the BrahMos missile system? इन चारों में से वो कौन सा नेवल प्लेटफॉर्म है, मतलब वो इन चारों में से वो कौन सी चीज़ है, मतलब नीलगिरी हो गया, वगशीर हो गया और ये सूरत हो गया, या ये तीनों के तीनों एक साथ। इन तीनों में से बताइए वो कौन सा प्लेटफॉर्म है जिसमें ब्रह्मोस मिसाइल हमने नहीं लगाया है। आपको याद है मैंने क्या पढ़ाया था? जब मैंने आपको पढ़ाया था तो चीख के ये बात बोली थी, चाहे वो INS सूरत है, नीलगिरी है, वगशीर है, तीनों में एक चीज़ कॉमन है कि तीनों में ही ब्रह्मोस मिसाइल लगाया गया है। तो यहाँ पे पूछा गया है किस में नहीं लगाया गया है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे सेपरेटली तो कवर करोगे नहीं, लेकिन चौथा ऑप्शन कवर करता है। चौथा ऑप्शन बोलता है कि भाई सबके अंदर में ब्रह्मोस मिसाइल लगाया है। तो ब्रह्मोस मिसाइल दागने की ताकत तीनों में है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ये था दोस्तों आज का हमारा सेशन। आई होप आप लोगों को मज़ा आया होगा, बहुत सारी जानकारी डिटेल से मिली होगी, और किस तरीके से यहाँ पर आप क्वेश्चंस को हैंडल कर सकते हैं। करंट अफेयर का प्रॉपर मात्रा में जो ये टेस्ट है वो यहाँ पर किया गया है। बाकी आप लोग अपने ओपिनियन को शेयर करना एक बार, ये जो वीडियो है वो कैसा लगा है, आपको कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। मुझे पता है बीच में मैं पूरा एक्सप्लेनेशन करने लगा है तो क्वेश्चन हो सकता है आपने यहाँ पर अटेम्प्ट करने का चांस भी ना मिला हो, बट एक्सप्लेनेशन मिला है, तरीका पता चला है, ऐसे क्वेश्चंस फॉर्म हो सकते हैं। ऐसे वीडियोज़ आगे कंटिन्यू करने हैं नहीं करने हैं, बताइएगा अपना जो भी अपना ओपिनियन होगा नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर में। बाकी काफ़ी मेहनत की गई है इस वीडियो को क्रिएट करने में, क्वेश्चन को क्रिएट करने में जो आपके सामने प्रेजेंट है। इसका PDF पेड ग्रुप में अवेलेबल है। पेड ग्रुप की इन्फॉर्मेशन मैं आपके सामने शेयर कर ही चुका हूँ।
चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, आज के लिए बाय बाय। ठीक है, याद रखिएगा क्योंकि ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, एक बार रिवाइज कर लीजिएगा पूरे पीडीएफ को। कल का सेशन और भी धमाकेदार होगा, अर्ली मॉर्निंग में अपलोड होगा, रेडी रहना। शाम को इन्फॉर्मेशन मैं शेयर कर दूंगा टेलीग्राम ग्रुप पे। चलिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।